बाकी लोग ज्वाइन करेगा बाद में, ठीक है। ओके, हो गया ना? ओके Yes. सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो फिर बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज, बेसिकली ये टॉपिक जो मैं, ये ऐसा टॉपिक है जो सीएस भी पढ़ते हैं और सीए भी पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज़ दैट सर, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा है, ये लास्ट वीक जो स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। जो लोग लास्ट वीक बाई चांस क्लास में नहीं थे या फिर मिस हो गया था, डोंट वरी, सबको समझ आ जाएगा, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है। ऐसे टॉपिक का मेन बेस जो है वो तो ऑब्वियसली एक कनेक्टेड बेस है, बट टॉपिक जो है वो इंडिविजुअल है। ऐसे अगर आप लोगों को याद होगा सर, मैं आप लोगों को यही बताया था कि अगर बिजनेस करना है तो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में जो करंट बिजनेस कंडीशंस है, आप लोगों को याद है सर, मैं आप लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो किसी भी कंट्री में अगर उसका इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उसका क्या चीज़ डेवलप होना ज़रूरी है? आप ही लोग बता सकते हो सर, बोलो सर। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको डेवलप करने से एक्चुअली उस कंट्री का इकोनॉमी डेवलप होता है? हाँ सर, हाँ ईज सर, ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है सर। मतलब अगर बिजनेस होगा, इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ ना, इंसान को दो ही चीज़, मतलब एक्चुअली एक ही चीज़ करना होता है। या तो आप अपना खुद का बिजनेस कर लो, या तो फिर किसी और के बिजनेस में जाके नौकरी कर लो। क्या गलत बात कर लिया सर? हाँ, मतलब आइदर यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू कंट्रोल योर ओन बिजनेस, और यू हैव टू हैंडल योर ओन बिजनेस, और यू हैव टू डू जॉब इन अदर्स बिजनेस, है ना। मतलब या तो आप किसी और के बिजनेस में जाके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नौकरी या फिर जॉब, और या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है। एक किसी और के पास एम्प्लॉयड होना और एक अपने बिजनेस में एम्प्लॉयड होना, यही तो होता है दुनिया में, और कुछ नहीं होता दुनिया में। किसी को करने के लिए और कुछ नहीं होता है सर। सर जो आर्टिस्ट होते हैं, अरे सर वो भी तो या तो किसी और के प्रोड्यूसिंग में काम कर रहा है या फिर अपने प्रोड्यूसिंग में काम कर रहा है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस होगा तो इकोनॉमी बनेगा। इकोनॉमी बनाने के लिए क्या चाहिए सर? अगर बिजनेस बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों का अर्निंग होगा, अर्निंग होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा प्रॉब्लम ठीक होगा। मतलब चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज हो, एम्यूनिटीज हो, जो चाहिए आपको जीने के लिए, ठीक है। गांव का गांव के जैसा, शहर का शहर के जैसा, मतलब अर्बन के लिए अर्बन प्लानिंग, रूरल के लिए रूरल प्लानिंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बट सबसे पहले गांव के इकोनॉमी में गांव जैसा बिजनेस, शहर के इकोनॉमी में शहर जैसा बिजनेस, हर जगह में बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। सर कुछ ज्यादा ही मनी माइंडेड बात नहीं हो जा रहा है? अरे ज्यादा बिजनेस बिजनेस करने से क्या ज्यादा मनी 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 वाला बात हो जा रहा है? सर मनी से क्या प्रॉब्लम है? मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप मनी के प्रति ग्रीडी ना हो जाते हो। मनी है तो हनी है, यस दैट्स ट्रू, बट ऐसा नहीं कि मनी मनी करते करते इंसान इंसानियत भूल जाए, तब गलती होता है। पैसा क्या है सर? सर इतना मनी मनी बात क्यों कर रहे हो? हाँ, आप लोगों को पता चल रहा है क्यों मनी मनी कर रहे हैं? सर मनी मनी करने के पीछे रीजन ये है कि आज हम लोग सर ऐसा एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली मनी मनी और मनी से जो हनी होता है ना सबके जिंदगी में, वो वाला कंट्रोलिंग करता है। सर किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? जो बिजनेस को फैसिलिटेट करने में, इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने में, इकोनॉमी को कंट्रोल करने में, और सबसे बड़ी बात, ये जो पैसा है ना सर, हमारे पॉकेट में, आपके पॉकेट में, दुनिया के हर एक, स्पेशली इंडिया के हर एक व्यक्ति के पॉकेट में जो पैसा घूमता है, इसका पूरा कंट्रोलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ सर। अरे बोलो। आरबीआई। थैंक यू सर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। जो सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोलर ही नहीं है सर, पूरा बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करना, और किसी भी इकोनॉमी का जो पिलर होता है ना सर, पिलर समझते हो, ठीक है, मतलब वो टूट गया ना, खत्म। आप लोगों को मैं कुछ केस स्टडीज कराया था प्रीवियस लेक्चर्स में, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एक दो क्लास में, जिन लोगों ने मिस किया था बाद में कर लेना। जैसे अगर याद होगा सर, लेबनान का इकोनॉमी, मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स क्लास में बात किया था मैंने। लेबनान का जो, लेबनान कंट्री के बारे में शायद आप लोग सुने होंगे क्लास में, लेबनान, वेनिजुएला, नाम सुने हो कि नहीं सुने? अरे यस। लेबनान में क्या हुआ Yes. सर? लेबनान में क्या हुआ? किस चीज का क्राइसिस क्रिएट हो गया वाटर का। सर? Water. जिंदगी का क्राइसिस हो गया। वाटर मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स वाटर। जो पीने के लिए पानी है उसका क्राइसिस हो गया। मेन रीजन क्या है सर? मेन रीजन कुछ नेचुरल रीजन है,
बट उससे भी बड़ा रीजन है सर फाइनेंशियल फॉल आउट। सबसे बड़ा कारण है सर कि कंट्री जो अपना फाइनेंशियल कंट्रोलिंग सिस्टम है ना, कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा ही कंडीशन वेनेजुएला का होके रखा है। पता है सर वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट कितना है? आप लोग इन्फ्लेशन समझते हो? हाँ सर, इंग्लिश में इन्फ्लेशन महंगाई। बोलते हैं, हिंदी में बंगाली में बोलते हैं महंगाई, या फिर बोलते हैं मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि मतलब चीज़ों का दाम बढ़ जाना। जो प्रोडक्ट है मार्केट में, जो डेली डेली की ज़िंदगी का जो प्रोडक्ट है ना सर, आम तौर की ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ डेली चाहिए होता है, खाने का चीज़, पहनने का चीज़, रहने का जगह। ये चीज़ का दाम जब मतलब दिमाग खराब करके बढ़ जाता है ना, ऐसे थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इज ओके सर, लिटिल बिट इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मानो कितना परसेंटेज सर? सर 2%, 3%, 4%, 5% तक इन्फ्लेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 6-7 थोड़ा चिंता हो सकता है, बट कंट्रोलेबल, मैनेजेबल। सर 8-9 थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर। 10 क्रॉस कर गया, चिंता का विषय है सर। अगर किसी का 1000% इन्फ्लेशन है, इमेजिन कर सकते हो 400%, 500% इन्फ्लेशन है। देर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आप लोग कुछ नाम सुने होंगे क्लास में, लाइक लेबानन, वेनिजुएला, आपका जिम्बाब्वे, नाम सुने सर? अफ्रीकन नेशन से क्रिकेट खेलता था, अभी क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे, ऐसा हालत हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टॉप लिस्ट में जिम्बाब्वे होता था, आप लोग शायद तब छोटे थे, जिम्बाब्वे अच्छा क्रिकेट खेलता था। 2-3 प्रॉब्लम, एक वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम पूरा खराब हो गया। दूसरा, सादा और काला में लड़ाई। सादा काला लड़ाई समझते हो? रेसिज्म सर, व्हाइट चमड़े वाले लोग और ब्लैक चमड़े वाले लोग, इनके बीच में लड़ाई। मतलब जब बोलते हैं ना सर, जब मतलब एक इकोनॉमी को मारने का जरूरत पड़ता है तो हर एंगल से उनको मारा जाता है, मतलब ऐसे सिस्टम हो जाते हैं। मतलब इसके पीछे मैं आप लोगों को भी ये रेसिज्म वगैरह में बात तो नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ सोशल स्टडीज क्लास, वो भी बहुत जरूरी है। बट इंपॉर्टेंट ये कि सर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, आज हमारे देश में, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है सर, कितना बड़ा सर, साइज वाइज तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट है ना सर? साइज वाइज अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 210 के आसपास कंट्री है, 194 के आसपास गवर्नमेंट है। उसमें इंडिया का साइज जो है सर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इवन इंडिया इतना बड़ा है और इतना वर्सेटाइल है कि उसको दुनिया ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब एक कंट्री के अंदर इतना डाइवर्सिटी और एरिया भी बड़ा, इसलिए दुनिया को लगता है कि इंडिया खुद में ही एक कंटिनेंट की तरह है। इट्स लाइक महादेश जैसे होता है ना सर, वैसा। कितना आबादी है सर? 135 करोड़। सर ये सब डेटा क्यों दे रहे हो सर? आप बात समझा करो। 135 करोड़ प्लस, ओके, मतलब एंड ग्रोइंग सर। इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा पॉपुलेशन, और डेमोक्रेसी तो है ही। मतलब कोई भी पार्टी बना सकता है और कोई भी पॉलिटिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के कुछ भी कर सकता है, इतना फ्रीडम दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सर कहना क्या, मतलब क्या है सर? मतलब कुछ नहीं है। जस्ट फील कर लो एक बार 2 मिनट के लिए, इतना बड़ा कंट्री में, कंट्री को संभालने के लिए किस लेवल का कंट्रोलिंग चाहिए। हाँ, हमारे घर में पेरेंट्स जो फैमिलीज होते हैं उसमें बच्चे लोगों को संभालते संभालते पेरेंट्स का दिमाग खराब हो जाते हैं। एक बच्चा होता है उसको संभाला नहीं जाता, हाँ, 2 बच्चा होते हैं उसको संभाला नहीं जाता, पागल हो जाते हैं। हाँ सर, घर संभालना और देश संभालने में बेसिकली कोई फर्क नहीं है, बट प्रॉब्लम वही है, कंट्रोलिंग। तो आरबीआई जो है सर, वो पूरा देश का फाइनेंशियल कंट्रोलिंग सिस्टम है। मैं आज आप लोगों को आरबीआई के बारे में बात करूंगा और उसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करूंगा। सर बिजनेस करना है तो क्या बैंकिंग सिस्टम बेहतर होना जरूरी है? क्या लगता है आपको? बैंक से क्या होता है? बैंक से बिजनेस को क्या मिलता है? आप ही बताओ सर, बैंक से बिजनेस सर को क्या लोन मिलता टाका है? सर लोन मिलता है, लोन, वेरी ट्रांजैक्शन में हेल्प होता है। यस सर, वेरी गुड सर, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड सर। ठीक है, बैंक से ही तो पैसा का मतलब पूरा का पूरा जो फ्लो है आपके हमारे पॉकेट में, जो पैसा का फ्लो आता है कहाँ से आता है? बैंक से ही तो आता है। अब मानो कि आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, बिजनेस करते हो। मैं आपको एक चीज़ बोला सर, आप भूलना नहीं है, इंसान एक ही चीज़ करता है, दैट इज बिजनेस सर। हर कोई, यस हर कोई। उसके पहले मैं स्टार्टिंग में ही बोला, आइदर यू हैव टू हैंडल योर ओन बिजनेस और यू हैव टू कंट्रोल अदर्स बिजनेस। जब आप अदर्स बिजनेस को कंट्रोल करते हो, बदले में आपको एक सैलरी पे किया जाता है। और जब आप खुद का बिजनेस कंट्रोल करते हो तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बट एक कॉमन पॉइंट है सर, क्या है कॉमन पॉइंट? बोलो सर सर। आम्ही নিজে একটা বিজনেস সামলাচ্ছি यस, অন্যেরও কি নিজে हाँ बोलो।
আমি নিজে একটা বিজনেস সামলাচ্ছি, সেটা অন্য কারোর হোক কি নিজের হোক। यस मतलब कहने का मतलब यही है कि तुम अगर खुद का बिजनेस संभाल रहे हो तो वो तुम्हारा खुद का है, হ্যাঁ, लेकिन जब तुम किसी के আর নাহলে স্যার অন্য कहीं কারোর पर কাছে नौकरी গিয়ে करते তাদের हो, বিজনেস। यस হ্যাঁ, मतलब तुम किसी के पास जॉब करते हो, से फॉर एग्जांपल आप टाटा में जॉब करते हो, रिलायंस में जॉब करते हो, आप टीसीएस में जॉब करते हो, इंडियन रेल में काम करते हो, इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, किसी बैंक में नौकरी करते हो। सर हम लोग बोल तो देते हैं नौकरी करते हैं, बट अल्टीमेटली वो जो नौकरी आप करते हो किस लिए करते हो? उसका बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए ना। आपको एक पर्टिकुलर जॉब दे दिया जाता, आप शायद बोलोगे कि नहीं मैं बिजनेस नहीं करता, बट क्या आप उस बिजनेस का पार्ट नहीं हो? सपोज मानो कि आप सैलरी হ্যাঁ স্যার। डिपार्टमेंट पे काम करते हो, या फिर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे काम करते हो, आप सेल्स डिपार्टमेंट पे काम करते हो, आप परचेज डिपार्टमेंट पे काम करते हो, वेराइटीज ऑफ डिपार्टमेंट होता है सर। अब कोई भी डिपार्टमेंट पे आप काम करो, अगर आप किसी कारण से सपोज आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, एक बिजनेस का सेल्स मार्केटिंग में आप हो, ठीक है, समझते हो ना सर सेल्स मार्केटिंग। तो अगर सेल्स वाले मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट बेचना छोड़ दे, या फिर प्रोडक्ट के लिए सोचना छोड़ दे कैसे इसको मार्केट करे, कैसे इसको सेल्स करे, तो फाइनेंस वाले, अकाउंट्स वाले, एचआर वाले क्या कर लेगा? बिजनेस फेलियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हर एक का योगदान होता है। अल्टीमेटली आप बिजनेस के पार्ट हो, आप बिजनेस करते हो। अब आप अलग से बोलो कि नहीं नहीं मैं बिजनेस नहीं करता, मैं तो नौकरी करता हूँ, बट यू आर पार्ट ऑफ बिजनेस, यू आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्या सर पॉइंट ऑफ व्यू गलत है क्या? नो सर। हाँ सर, सोचा करो, ठीक है, हो सकता है कि आपको लग सकता है कि नहीं सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोचा करो, आप सोचो फील करो, आपको समझ आ जाएगा कि इंसान एक ही चीज करता है, बिजनेस। आजकल क्या होता है ना सर, काफी सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो रहा है। आप लोग खबर सुनते होंगे, सब प्राइवेटाइज कर रहा है, मोदी प्राइवेटाइज कर रहा है, सुनते हो सर? हाँ सर, एंटी बीजेपी लोग जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे खबर चलाते हैं ना, एंटी मोदी। हाँ, मोदी सब प्राइवेटाइज कर दे रहा एयर है इंडिया से सब। प्राइवेट, एयर हाँ इंडिया एयर से इंडिया। प्राइवेट हो गया। हाँ क्या करेगा, 20,000 करोड़ का लोन है, देंगे क्या हम लोग? बोलो, हम लोग दे सकते हैं, मोदी जी रख लेगा उसको, लेकिन उसमें क्या होगा? हाँ, एयर इंडिया का 20,000 करोड़ का मार्केट में लाइबिलिटी है, क्या करेगा बोलो? 20,000 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ भी नहीं, 20,000 करोड़। मैं आपको अभी बैलेंस शीट ओपन करके दिखा देता हूं। कहां से लाएगा? इतना दिन से तो चला रहे, कहां से चला रहे इतना दिन से? एक कंपनी 20,000 करोड़ 15,000 करोड़ के लॉस में चलते हैं, हाँ 10,000 करोड़ के लॉस में चलते हैं, तो उस कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा आता है कहां से आ जाता है? कमाएगा क्या? और लोगों को लाइबिलिटी, मतलब बैंक को जहां जहां से लोन लिया है वो लोन का पैसा, जो एटीएफ भरा है, मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब प्लेन चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, वो फ्यूल का पैसा कहां से भर रहा है? सर हमारे टैक्स के पैसे से। पब्लिक को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं सब सरकारी रखो, ठीक है सरकारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सरकार अगर कंट्रोल करे तब ना, मतलब जो सरकारी लेवल में काम कर। हेलो, सर Yes, क्या sir. मेरा मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. आ रहा है ना? एक्चुअली थोड़ा सा आज सुबह से नेटवर्क का भी इश्यूज है, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही कम होता है ऐसा, बट आज थोड़ा कर रहा है, ठीक है, सुन लो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, फिर से एक बार शायद इशू हो सकता है, अगर होगा तो मैं आप लोगों को वापस रीजॉइन कराऊंगा, ठीक है? अगर फिर से एक बार बाई चांस कट हो जाता है, ठीक है, मैं जैसे कि मैं बोला ना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है आज इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ काम चल रही है दुर्गा पूजा से पहले ना बंगाल में, ये एक हमेशा का एक है सर, बिफोर ये दुर्गा पूजा, जैसे इतना दिन बारिश चल रहा था, कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा था, अब दुर्गा पूजा आ गया, अब 2-2 मिनट में हर जगह में गड्ढा खोदेगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या रिस्टोर करता है पता नहीं, जो भी हो।
तो ठीक है सर, चलो आ जाओ। तो किस पॉइंट में बात कर रहा था सर मैं आप लोगों को? एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा था। স্যার এয়ার ইন্ডিয়ার ইয়েটা যেটা हाँ, কুরিয়ার এটা यस, एयर इंडिया का बात मैं कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करते हैं उनको क्या लगता है मैक्सिमम केस में, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू दी ऑनेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम केस में आप देखना कि सब ना एक सिस्टम के अंदर ऐसा बांध जाता है, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। मतलब बिजनेस में वो है गवर्नमेंट लेवल में, बट वो बिजनेस के बारे में कुछ नहीं करता है, कर भी नहीं पाता। अगर कोई करना चाहता भी है, सिस्टम ऐसा उनको पकड़ के रखता है ना, नहीं कुछ नहीं करने देंगे। कितना भी तुम ऑनेस्ट इंसान हो जाओ, तुमको करने नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो एक सिंपल, मैंने स्कूल लेवल में देखा, स्कूल टीचर्स में है, अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाना चाहता है, बट उनको कोई चेंज नहीं करने देता है। क्यों? स्टूडेंट्स को पढ़ाने से, अच्छा पढ़ाने से सबका क्या हो जाएगा ना, मेहनत बढ़ जाएगा। तो क्यों मेहनत करे? एक सिंपल स्कूल लेवल में मैंने देखा, उससे अच्छा है बच्चा लोग भाड़ में जाए, बच्चा लोग को एजुकेशन में उतना डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है आजकल, सभी बच्चे मतलब पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि नहीं, बच्चे को प्राइवेटाइज कॉलेज में भर्ती करेंगे, प्राइवेट स्कूल में भर्ती करेंगे। लेकिन पहले जमाने में तो सभी कोई गवर्नमेंट में पढ़ता था, बट गवर्नमेंट की में प्रॉब्लम यही है कि वो डेवलपमेंट करना नहीं चाहता। अलग इशू सर, छोड़ो, आरबीआई पे ध्यान देते हैं। हाँ, ओके चलो सर। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेबी को पूरा एकदम छान मार दिया था, है ना सर? इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग पूरा सेबी को छान मारा था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का कंपनी सिस्टम को, बिजनेस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्टॉक मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, जिन लोगों का मिस है प्रीवियस लेक्चर्स, डोंट वरी, शेयर कर दिया जाएगा आपको लेक्चर्स। और बस पिन कर देना मुझे, सर मुझे शेयर कर दो, मैं आपको क्लास शेयर करूंगा, कोई डाउट रहेगा तो मैं लाइव क्लास में आपसे पूछ लूंगा। ठीक है सर? तो चलो सर, आरबीआई के बारे में बात चालू करते हैं। बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, भर्ती है सर, बताने के लिए बहुत कुछ है। ओके ओके ओके, तो टॉपिक क्या है आप लोगों को पता ही है सर, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स का एक मिलजुल टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पर दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता के रखा। जैसे कुछ होता है कि नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो फंड नहीं देता बट कंट्रोल करता है ना सर? फंड नहीं देता बट कंट्रोल करता है। और कुछ होता है सर जो फंड प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग फंड प्रोवाइड में, जैसे नाबार्ड एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है सर, जो फंड देते हैं, आपको पैसा देता है बिजनेस को बनाने के लिए। उसके बारे में चर्चा करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। बट जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में सेबी एंड सीसीआई पे बात हुआ था, याद है क्या आप लोगों को? अरे सीसीआई का फुल फॉर्म कौन बताएगा सर? सीसीआई का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। क्या केस स्टडीज हुआ था सीसीआई पे लास्ट वीक? केस स्टडीज हुआ था ना? अमेजन और रिलायंस। अमेजन एंड रिलायंस, आप लोगों को पता होगा मार्केट का अगर खबर आप लोगों के साथ है सर, आजकल जनरल नॉलेज है ये, कि अपना जो बिग बाजार है ना, अमेजन एंड रिलायंस का केस है, बट किसको लेके है? बिग बाजार को लेके। ये अपना बिग बाजार है ना सर, फ्यूचर ग्रुप के नाम पे। फ्यूचर ग्रुप क्या हो रहा है, सेल हो गया है। तो एक्चुअली रिलायंस ने परचेस किया, बट अमेजन बीच में अड़ंगा कर दिया। क्या अड़ंगा कर दिया? अमेजन का कहना है कि आप सेल नहीं कर सकते विदाउट माई परमिशन, बिकॉज अमेजन का बिग बाजार पे, मतलब फ्यूचर ग्रुप पे कुछ 15% के आसपास का, 15 नहीं, कुछ 2-3% के आसपास फ्यूचर कूपन बोल के कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, उसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रिलायंस, अमेजन, बिग बाजार ने रिलायंस को सेल किया, बट अमेजन में इसमें सहमति नहीं है। तो बात अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है सर। तो ये पूरा का पूरा खेल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अंडर में आता है, जिसका केस स्टडीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। साथ में हम लोगों ने सेबी के बारे में भी पढ़ा था। आज इसलिए मैं आपसे बात करूंगा सर आरबीआई पे। बहुत ही धांसू टॉपिक है ये सभी चीजें। आपका बिजनेस दिमाग, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों का दिमाग एकदम टॉप लेवल में होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है, बिजनेस कैसे चलता है, तभी ना बन पाओगे ना सर। सीएस ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कोई। हाँ, बिजनेस के बारे में कितना नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट बन पाते हो। हाँ, एक एमबीए स्टूडेंट्स को, एक स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स को ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या है, किस तरह से बिजनेस चलता है, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। चलो सर, अब थोड़ा हार्डकोर बात कर लिया जाए। इंट्रोडक्टरी लेवल में बहुत सारा चीज मैंने आपको कहानी सुना रहा हूँ तब से, आप भी कहानी सुन के पक रहे हो। ठीक है, ओके चलो कहानी छोड़ो और बात में आ जाते हैं सर। क्या बात करेंगे सर? बात है आरबीआई का, है ना? बात है आरबीआई का। कुछ बातें सुन लेते हैं पहले आरबीआई के बारे में, क्या बोलते हो? अरे आरबीआई के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं।
अच्छा चलो, आरबीआई की स्टडी जो है ना सर, हम लोग दो हिसाब से करेंगे। मतलब एक तो किताबी बात और एक प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात कहाँ से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से। चलेगा ना सर? अरे हाँ चलेगा सर। कि नहीं चलेगा? ओके, तो आप लोग भी चाहो तो आरबीआई की साइट में विजिट कर सकते हो, rbi.org.in। ठीक है, rbi.org.in, मोबाइल से, लैपटॉप से, जहां मर्जी से जाओ। बैंकिंग के सिस्टम के बारे में, आरबीआई के बारे में जानकारी लेना है, इंडियन इकोनॉमी के स्टेटस के बारे में जानना है, सब कुछ आपको आरबीआई से मिलता है। जैसे आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आरबीआई तो सर अपने देश में एक एक्ट भी है, ठीक है, तो इसका जो प्री अम्बल है, ठीक है, जैसे आप लोग सर सब सीए स्टूडेंट्स हो सर, तो सीए स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरबीआई एक्ट जो है इसका प्री अम्बल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार देखो, यही एक्चुअली आरबीआई का काम भी है, जो इसके प्री अम्बल में लिखा हुआ है वो इसका काम भी है। क्या लिखा है देखो, क्या जूम करना पड़ेगा या फिर देखने में दिखाई दे रहा है सर? ऐसे देखते हो। ओके, क्या लिखा है देखो, टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। ये मैं साइट से बता रहा हूँ, हाँ, किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, नोट से नहीं बोल रहा हूँ, साइट से बता रहा हूँ। एक्चुअली यहीं से नोट बनाया जाता है, और क्या। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग ऑफ रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, जो मैं आपको शुरू से इतना सारा कहानी सुना रहा था। हाँ, क्या बोलते हैं सर? इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, आपके हमारे पॉकेट में जो पैसा घूमता है वो आरबीआई का धन है, ठीक है, मतलब आरबीआई के कंट्रोलिंग है। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कुछ कंट्री का इंस्टेबिलिटी के बारे में, लाइक जिम्बाब्वे, लेबानन, हाँ, वेनिजुएला जैसे कंट्री जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है करेंटली, बहुत भयंकर हालत। डोंट वेरी, शो करूंगा कि ऐसा सिचुएशन है कि आपको रोना आ जाएगा। यस सर, स्नेह आज नहीं है, स्नेह से उस दिन बता रहा था क्लास में कि ऐसा हालत देख के मुझे लेबानन विजिट करने का मन कर रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, अगर देश का आर्थिक व्यवस्था स्टेबल है तो उसका का पूरा क्रेडिट आप आरबीआई को दे सकते हो। ओके, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी, ये जो बोला ना सर, करेंसी जो है हमारे आपके पॉकेट में, मतलब कितना टाका से है सर, कितना रुपए से चलता है पैसा? हाँ, बंगाल में हम लोग बोलते हैं टाका, हाँ, बाकी पूरा भारत में बोलते हैं रुपया। बोलो सर, रुपीज। 1 रुपी से है सर, आज के डेट में सबसे मिनिमम रुपीज 1 है। इससे पहले 25 पैसा चलता था, बट आजकल नहीं चलता है, 25 पैसा खत्म हो गया। 50 पैसा भी चलता था, वो भी नहीं है अभी, ठीक है, वो सब मतलब ऑपरेटिव नहीं है यार। रुपीज 1 से लेके अप टू 2000 रुपीज का नोट तक, हाँ सर, रुपीज 1 से लेके 2000 रुपीज का नोट, उस पर रुपीज 1, रुपीज 2 का नोट्स आजकल नहीं दिखता है। 5 टका का जो करेंसी है, 10 रुपीज का करेंसी भी है, 20 रुपीज करेंसी है, 50 रुपीज करेंसी है, 100 रुपीज करेंसी है सर, ये सब जानते हैं, क्या बोल रहे हो सर? 200 का भी करेंसी आ गया, पहले नहीं हुआ करता था। 500 का है, 1000 का था, वो खराब, मतलब उसको डिमोनेटाइजेशन में चेंज कर दिया है ना सर। वो डिमोनेटाइजेशन का पावर भी आरबीआई के पास ही होता है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना सर, डिमोनेटाइज एंड रीमोनेटाइज। जैसे डिमोनेटाइज क्या हुआ था, ओल्ड 500 एंड 1000, 2016 का बात कर रहा हूँ सर, 16-17 के आसपास के टाइम पे, বন্ধ पता করে है ना? দিয়েছিল। यस सर, पुराना 500 1000 का नोट को बंद कर दिया था, है ना? और अभी 1000 का नोट चलता है क्या मार्केट में? না স্যার 2000 চলে এসেছে। अभी 2000 है और न्यू 500 आ गया। 1000 को बंद कर दिया और न्यू 500 आ गया। ओल्ड 500 अभी लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, मतलब लीगल टेंडर मतलब जिसको आप यूज नहीं कर सकते, इन सिंपल, कोई किसी को ना दे सकता, एक्सेप्टेबल नहीं है, इन सिंपल, ठीक है। तो अभी ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये डिमोनेटाइजेशन, ये जैसे कि ये 500,000 को जैसे बंद कर दिया, दिस इज डिमोनेटाइजेशन। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। आप शायद बोलोगे सर डिमोनेटाइजेशन से कुछ हुआ कि नहीं हुआ देश का? अरे क्या लगता है आप लोगों को, डिमोनेटाइजेशन से देश में कुछ अच्छा हुआ? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर, হ্যাঁ क्या স্যার। अच्छा हुआ? अच्छा अच्छा, कुछ को लगता है अच्छा हुआ। ब्लैक मनी जिन लोगों के पास था হ্যাঁ उनका স্যার। पैसा बेकार हुआ। किसी को लगता है सर कि হ্যাঁ স্যার। डिमोनेटाइजेशन करके बेकार सरकार फालतू में इकोनॉमी को मतलब एक प्रॉब्लम में डाल दिया था? किसी को ऐसा लगता है क्या? हाँ, आप बोल सकते हो सर, मैं तो, हम लोग कोई पार्टी थोड़ी करते हैं, हम लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना बीजेपी, ना टीएमसी, ना सीपीआईएम, এতে স্যার कोई कुछ ব্ল্যাক नहीं। মানি हाँ, এতে স্যার बोलो। ব্ল্যাক মানি গুলো স্যার বন্ধ হয়েছে। ब्लैक मनी बंद तो नहीं हुआ, बट जिन लोग ब्लैक মানে मनी স্যার होर्डिंग খুব करता था, হ্যাঁ স্যার বেশি হোল্ডিং করেছিল তাদের এটা লস হয়েছে। हाँ, मतलब ब्लैक मनी जो बनाता है ना, वो उसका आदत है। ब्लैक मनी क्या होता है? जो पैसे का टैक्स नहीं पेमेंट किया जाता उसको ब्लैक मनी कहते हैं। मतलब आप कमाते हो হ্যাঁ बट आप टैक्स नहीं पे करते,
अगर आपके कमाई पे आप এটা टैक्स অনেক नहीं বেশি पे জমি करते हो। हाँ बोलो। ওই সময় স্যার ওটা অনেক বেশি জমি নিয়েছিল যারা যারা ব্ল্যাক মানি ছিল। हाँ एग्जैक्टली exactly, मतलब बिना टैक्स का पैसा, दैट इज ब्लैक হ্যাঁ मनी। স্যার। तो वैसा पैसा अगर आपके पास है तो वो ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी होल्डर जो होते थे या फिर जो बेसिकली ब्लैक मनी को अपने पास जमा के रखते थे, होल्ड करता था एक तरह का पैसा को, जो गलत वजह से अपने पास, उनको थोड़ा डर हो गया। ये तो मैं भी बोलूंगा कि उनको डर हो गया कि क्या पता कि अचानक कल से फिर बोले कि भाई, और देखो कोई छोटा मोटा रकम से तो मतलब होल्ड नहीं करेगा ना, मतलब जो होल्डिंग कर सकते या फिर जो स्टोर करने का बात है, 10 टका 50 टका का नोट में थोड़ी कुछ करेगा, पागल हो जाएगा। या 100 टका का नोट के भी कुछ नहीं करेगा। उसका मेनली टारगेट था 500,000 का नोट में। तो 500,000 का नोट ही इसलिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया था। तो ये ब्लैक मनी होल्डर के लिए আচ্ছা तो আর एक একটা रीजन। কারণ ছিল, हाँ স্যার बोलो। আরেকটা কারণ ছিল, কারণ স্যার তখন क्या? স্যার নকল নোট বেশি প্রচলিত হয়ে গেছিল মার্কেটে। हाँ सर, और एक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे देश में जो नकली नोट घुसता है, आप लोग जानते हो ना? अरे नकली नोट समझते हो क्या बोलते हैं उसको? जाल नोट या जाली नोट भी बोलते हैं। अरे क्या आप लोग জাল নোট স্যার। सुने होगे, है ना? तो ये जो नकली करेंसी होता है, ये नकली करेंसी कौन हमारे कंट्री में छापता है, मतलब बेचता है, जानते हो? पता है क्या आप लोगों को? পাকিস্তান। एनिमी नेशन सर, जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, एनिमी नेशन स्पेशली पाकिस्तान, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ये हमारे देश में टेरर अटैक करना चाहता है। टेररिस्ट अटैक करने के लिए वो हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग, जो हम एक्चुअली कुछ लोग होते हैं ना सर, जो पैसे में बिक जाते हैं, उनको कोई बताते हैं कि ऐसे देखो, भाषा में तो कोई अंतर नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया में पंजाबी हिंदी चलता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये कौन है, पाकिस्तान से कुछ करने आ रहा है। तो पाकिस्तान का कुछ लोग इंडिया में खबरी बनाते हैं और उनको पैसा का लोभ देता है। और क्या बताते हैं कि भाई आप 500,000, आप हर खबर का मतलब ऐसे 1 लाख ले लिया करना। ठीक है, लेकिन ये जो पैसा उनको मिलता था, ये पैसा एक्चुअली नकल नोट में मिलता था। तो इसके चलते क्या करता था वो, इकोनॉमी को खराब करने के लिए इंडियन मार्केट में नकल नोट ऐसे मतलब पूरा का पूरा डाल देता था कि पब्लिक को भी समझ नहीं आता था, और धीरे धीरे ये पूरा नकल नोट मार्केट में फैल जाता था। जैसे ये डिमोनेटाइजेशन के पहले, ये एक स्पेशल बात है, इसका कोई देखो प्रूफ कभी नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज ऐसा बात कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी डिक्लेयर नहीं करेगा। आईएनए मतलब जो हम लोग एनआईए वगैरह है, ये कभी डिक्लेयर नहीं करेगा, बिकॉज ये सब खुफिया एजेंसी का बात है ना सर, रॉ वगैरह का। तो खबर ऐसा था सर कि उस टाइम पे कुछ 400-500 करोड़ के आसपास का नकल नोट, 400-500 के करोड़ का आसपास का नकल नोट इंडिया में एंट्री लिया था थ्रू पीओके। ठीक है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये पैसा को अगर अचानक से बोल देगा कि 500,000 का नोट कल से इनवैलिड है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो पैसा जब तक नहीं मिलेगा कोई किसी का काम नहीं करता। तो इसीलिए रातों रात किया था सर ऐसा कॉन्सेप्ट। तो चलो, इसका कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है, बट वहां पे हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ओके, देखो सर, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि पूरा करेंसी कंट्रोल किसके हाथ में है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल है, बट आरबीआई के हाथ में होता है कि डिमोनेटाइजेशन होगा। जैसे रिमोनेटाइज किया गया बाद में, रिमोनेटाइज में क्या हुआ सर, 200 का नोट आया। हम लोग पहले कभी 200 का नोट नहीं देखे थे, है ना? क्या रे, कभी पहले आप लोग 200 का नोट देखे होंगे क्या बचपन से? मैं भी नहीं देखा, आप लोग क्या देखोगे? ठीक है, तो 200 का नोट, फिर आपका 2000 का नोट, न्यू ये वाला ला दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रीमोनेटाइज। ओके, दिस इज कॉल्ड रीमोनेटाइज। तो डीमोनेटाइज, रीमोनेटाइज, सब पावर किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में। जो भी बात मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको, बस कनेक्ट कर लो अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये पैसा छापना, पैसा को मार्केट में रोकना, पर पैसा को मार्केट में चलाना, जो भी है, दिस ऑल आर किसके पावर? आरबीआई का, बट नॉट जस्ट पैसा, স্যার এটা তো नॉट। স্যার हाँ এই बोलो। জিনিসটা তো স্যার ফিউচারে করা দরকার আছে। এই জিনিসটা স্যার ফিউচারে তো ধরুন করা দরকার। फ्यूचर में गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि सर ये कैश ट्रांजैक्शन बंद हो जाए। दिस इज द স্যার ऑब्जेक्टिव ऑफ দেখো गवर्नमेंट। সব অনলাইন করে দিচ্ছে। यस, অনলাइन अगर করতে হবে। ये कैश ट्रांजैक्शंस में क्या है ना, डुप्लीकेसी होता है, ब्लैक मनी होता है, तो कैश ट्रांजैक्शंस बंद करके सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास हर चीज़ का प्रूफ रहेगा। बस उसके लिए एक ही चिंता है गवर्नमेंट को, देखो हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। उसमें जो साइबर क्राइम होता है ना सर, साइबर क्राइम मतलब हैक कर लेना, हैक হ্যাকিং करके फंड, হ্যাকিং। हाँ हैकिंग। ठीक है, इसलिए आजकल एक पढ़ाई का बहुत चल रहा है सर, एथिकल हैकिंग। मतलब कुछ लोग हैक करते हैं अनएथिकली, उसको तोड़ देने के लिए एथिकल हैकिंग का भी पढ़ाई अच्छा चल रहा है सर।
ये भी एक अच्छा पढ़ाई है, जो लोग स्पेशली साइंस लेके इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करते हैं, एथिकल हैकिंग कंप्यूटर साइंस में ये गजब चल रहा है, बिकॉज ভালো हाँ सर, साइबर साइबर सिक्योरिटीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। वेबसाइट बनाना ठीक है सर, वेबसाइट के थ्रू से सब काम होता है, बट साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट आजकल जोर देना चाहता है, तो उनका फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैश ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट बंद करना चाहते हैं, बट सर इसको बंद करने के लिए 135 करोड़ आबादी को एडुकेटेड होना पड़ेगा, है ना, काफी बड़ा है संख्या में। ठीक है, अब इतना आबादी को एडुकेट करना, ऑनलाइन के साथ एक करना, जैसे आज ही मैं मार्केट गया था, आलू वाला बोल रहा था, जिससे मैं नॉर्मली पोटैटोज लेता हूँ, आलू लेता हूँ, तो आलू वाला बोल रहा था मार्केट अच्छा नहीं जा रहा है। मैं बोला थोड़ा होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट रखो ना अंकल, तो बोलता है कि होम डिलीवरी तो कर लूंगा, लेकिन ऑर्डर कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल सिस्टम में काम करता है। तो फिर मैं उसको बोला कि कुछ थोड़ा व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप वगैरह बनाओ, उसमें थोड़ा हेल्प हो सकता है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करता है, व्हाट्सएप के थ्रू से कैसे कर सकता है। ऐसा लोग कम नहीं है सर हमारे देश में। ठीक है, हम लोग सिर्फ कुछ लोग अपने दोस्तों के बीच में सोचते हैं वी आर सो कॉल्ड स्मार्ट, बट सर बहुत लोग हैं जिनको स्मार्टनेस का जरूरत है, बट अभी बहुत ज़्यादा गैप है सर ये सब जगह में। अभी भी बहुत स्कोप है इंडिया में ये सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए। ओके सर, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं इकोनॉमी का बात जब भी करता हूँ ना, मैं थोड़ा खो जाता हूँ, आप लोग मुझे ना बीच बीच में थोड़ा सा ना रोक दिया करो, सर आप पागल हो जाते हो। अच्छा देखो, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब प्राइस स्टेबिलिटी समझ गए सर आप लोग, इन्फ्लेशन सर, चीजों का दाम इतना नहीं बढ़ना चाहिए हर साल कि इंसान गरीब हो जाए, जो रिच है वो मिडिल क्लास हो जाए, जो सुपर रिच है वो सिंपल रिच हो जाए, जो सिंपल रिच है वो हायर मिडिल क्लास में बदल जाए, जो हायर मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास में बदल जाए, जो लोअर मिडिल क्लास है वो गरीब में बदल जाए, जो गरीब ही है वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाए, है ना सर, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीब से भी बदतर। ऐसा भी लोग हैं हमारे देश में, ऑलमोस्ट 20% लोग है ऐसा। 135 करोड़ में ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन ऐसा है सर जो बीपीएल है सर। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। आप समझ सकते हो, जब महंगाई होता है बीपीएल का क्या हालत होगा, ये तो बिना खा के मर जाएगा जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी में कुछ नहीं देता इनको। जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास या पोर में बदल जाएगा। महंगाई ऐसा चीज है सर, आपको अंदर से मार देगा। तो ये महंगाई को रोकना किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, आरबीआई के बारे में जानना कितना जरूरी है, कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का सिस्टम कैसे चलता है। एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल्स ये आप लोग अच्छे से जानोगे तो अच्छा रहेगा ना आप लोगों के लिए। इसीलिए तो इंस्टीट्यूट आपको मतलब बोलता है कि आरबीआई के बारे में जानो। ऐसा नहीं कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैसा छापता है बस, इसमें थोड़ी हो गया कुछ। अंदर की बात समझो कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल के थ्रू से प्राइस स्टेबिलिटी भी इसके हाथ में होता है, वाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। प्राइस को स्टेबल भी रखना है और साथ में इकोनॉमी को ग्रोथ भी देना है। कैसे करता है सर, अरे वही तो बताएंगे अभी। हाँ सर, कैसे कर लेता है ओ सर, बोलो सर आप लोग थोड़ा सा, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारा चीजें सुन रहे हो तब से। हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. देखो सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था सर 1 अप्रैल 1935। ये सब कॉमन सेंस का बात है, थोड़ा जान लिया करो। 1935 अप्रैल 1 में हमारे देश में आरबीआई आया है। एक गजब बात करते हैं सर, कोई मुझे बता सकते हो आरबीआई पहले कि एसबीआई पहले, जल्दी बोलो। SBI. आरबीआई। एसबीआई पहले, यस सर। सर एसबीआई का पुराना नाम कौन बोलेगा, एसबीआई का पुराना नाम, पहले एसबीआई नहीं हुआ करता था सर। इंटरनेशनल नाम लिख के ছিল জানো। बोल सर बोल, कोशिश कोई तो करो, एसबीआई का पुराना नाम। Sir, Imperial Bank. थैंक यू सर, इंपीरियल बैंक, वेरी गुड सर। इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा था एक्चुअली, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा ब्रिटिश पीरियड का बात कर रहा हूँ, 1850s के आसपास का, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, ये इसके साथ साथ पहले इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, फिर उसका कुछ ब्रांच बना, ठीक है, बिकॉज कैलकाटा क्या था सर, ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश का कैपिटल था, जानते हो ना सर आप लोग। ब्रिटिश पीरियड में कैलकाटा था, मतलब जो आज का कोलकाता है,
वो उनका कैपिटल हुआ करता था अप टू 1911 तक कैपिटल हुआ करता था। उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट हुआ। लेकिन हाँ सर, दिल्ली हमेशा इंडिया का कैपिटल रहा है ऑलवेज फ्रॉम द एरा ऑफ महाभारत। ओके, महाभारत के टाइम से। ये आप लोगों का इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ जानते हो? ये सी इंस्टीट्यूट का, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ है ना। वो इंद्रप्रस्थ जो है ना सर, वो एक्चुअली महाभारत के जमाने का बात है, जो इंद्र देवता ने पांडवों को बना के दिया था। जब पांडव को कौरव फैमिली ने मतलब दुर्योधन का जो फैमिली है धृतराष्ट्र का, उन लोगों को बाहर कर दिया था। वो सट्टा वगैरह खेल के उनको बाहर कर दिया था शर्त हार के। तब जाके वो दिल्ली जो आज का है वो इंद्रप्रस्थ बना के दिया था इंद्रदेव ने। ये पुराना कहानी है, बट सर कुछ तो इतना दिन से चले आ रहे हैं, कुछ तो बात होगा सर, 5000 साल पुराना बात है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो दिल्ली हमेशा कैपिटल रहा है, बट ब्रिटिश पीरियड में कलकत्ता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, तो इसलिए इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता था एसबीआई। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ मोस्ट प्रोबेबली मुंबई, यस। और एक था सर नॉर्थ फ्रंटियर का कुछ बैंक था, सबको मार्च करके एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम हुआ सर, पहले नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फिर नाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई आने से पहले। फिर गांव गांव में, छोटा शहर में एसबीआई बनता जा रहा है, बट एसबीआई को कंट्रोल करने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम चाहिए था। मतलब पूरा बैंकिंग व्यवस्था, उस टाइम पे एसबीआई छोड़ के और कोई बैंक नहीं हुआ करता था, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो फंड दे के नहीं, कंट्रोलिंग के थ्रू से कंट्रोल करेगा, तब आया आरबीआई। 1934 में एक्ट आया और 1935 से इसका एस्टेब्लिशमेंट चालू हुआ। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949, पहले प्राइवेटली ओन्ड था, फिर नेशनलाइज्ड हुआ 49 के थ्रू से। The Reserve Bank is fully owned by the government of India. The central office of the Reserve Bank of India was established in Calcutta, but was permanently moved to Mumbai in 1937. कुछ समझ में आ रहा है? कभी अगर आप लोग डलहौजी विजिट करते हो अपने कलकत्ता में, वहां पर आपको आरबीआई का ऑफिस दिख जाएगा, ठीक है। आरबीआई का ऑफिस आज भी आपको कलकत्ता में दिख जाएगा। वो अभी ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है सर आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई कोलकाता जो है सर, वो अभी ईस्टर्न रीजनल है, जो डलहौजी विवादी बाग एरिया में आपको दिखेगा। ये कोलकाता का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं सर, आरबीआई कोलकाता। ये देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बिल्डिंग नेताजी सुभाष रोड में है। जब मैं एक्चुअली जॉब के सिलसिले में जब बेसिकली प्रैक्टिसिंग करता था, उस टाइम पे इस एरिया में आना जाना बहुत होता था। आजकल उतना नहीं होता है, एकदम ही कम हो गया है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब विजिट भी कर सकते हो, आरबीआई के अंदर जा भी सकते हो, वहाँ पर नोट वगैरह का चेंजेस वगैरह ये सब चलता है, ऑफिशियल्स काम होता रहता है। ये रिजर्व बैंक का गेट है, ठीक है, ये वाला रिजर्व बैंक का गेट है, ठीक है। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन पहले हेडक्वार्टर यही हुआ करता था, दिखाई दे रहा है ना सबको? यार ये कलकत्ता हेडक्वार्टर बता रहा हूँ मैं, बट अभी कलकत्ता इज नॉट द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया, ओके। अभी हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट हो गया है, बिकॉज ब्रिटिश ने मुंबई को स्पेशल वे में क्या बनाया था सर? ब्रिटिश ने फाइनेंशियल कैपिटल बनाया था प्लान करके, ओके, बाद में। तो जब ब्रिटिश ने फाइनेंशियली बॉम्बे को बनाया, ठीक है, तब के बॉम्बे आज का मुंबई, ओके, तब का बॉम्बे आज का मुंबई। एक्चुअल नाम मुंबई है, एक्चुअली एक ट्राइबल देवी है सर, जिसका नाम है मुंबा, ओके, जो मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा माता का कोई रूप है, ट्राइबल रूप हो सकता है, आई डोंट नो, बट वही मुंबा देवी के नाम पे ही एक्चुअली नाम है मुंबई। लेकिन ब्रिटिश ने इसका नाम चेंज करके रख दिया था बॉम्बे, तो इसलिए बाद में उसको चेंज करके फिर से मुंबई कर दिया गया। ओके, तो 1937 में ये मूव करके चला गया, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में। The Reserve Bank affairs are governed by a central board of directors. The board is appointed by the government of India in keeping with the RBI Act. Okay, जो RBI का गवर्नर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, हिस्ट्री थोड़ा जान लिए सर, बहुत कुछ जानने के लिए हिस्ट्री भी जानना चाहिए ना, तो जान लिए सर। अरे मजा आया कुछ हिस्ट्री जान के? रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई करता क्या है? आरबीआई बहुत कुछ करता है, उसमें कुछ तो मैं तब से आपको बता ही रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है सर। एक यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रिजर्व बैंक। आरबीआई, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है सर, एक कॉमर्शियल बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई।
जानते हो क्या? बहुत जगह में इसका ब्रांच है सर। कॉमर्शियल बैंक है, सरकारी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो मैं कभी दिखाता हूँ, सेंट्रल, ये देखो जैसे मैंने लिखा, क्या दिखा रहा है सर? ये वाला लोगो है इसका, देखे होंगे आप लोग, बहुत जगह में देखे होंगे, भारत के हर शहर में दिखता है। नहीं देखा? गांव में भी चलता है। हाँ, अरे दिख रहा है कि नहीं? ये बहुत पुराना है सर। क्या लिखा है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911, 1911 से चल रहा है। आरबीआई भी तब नहीं आया था, आरबीआई भी तब नहीं आया था, तब से चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, आपको ऑप्शन देता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो आप क्या जवाब दोगे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कमर्शियल वाला? नहीं, ये कमर्शियल बैंक है, पब्लिक कमर्शियल बैंक। बट आरबीआई इज नॉट कमर्शियल बैंक, वो तो कंट्रोलर है। ठीक है, तो आपको जब भी पूछेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका जवाब आरबीआई होना चाहिए। बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर किसी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है ना, मतलब अकाउंट मेंटेन होता है, तो उनको ऐसा फीलिंग आता है, अरे नहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो मेरा अकाउंट है, तो फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। नहीं सर, नॉट दिस वन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। ये यूपीएससी का भी सवाल है सर। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके चलो छोड़ो, तो रोल ऑफ आरबीआई में आ जाते हैं। It occupies a pivotal position in the Indian economy. Its role is summarized. RBI is an apex monetary institution of the highest authority in India. Consequently, it plays an important role in strengthening, developing, diversifying the country's economic and financial structure. इस पे और मुझे कुछ नहीं कहना है, बिकॉज मैं इतना देर से यही कहानी आपको सुना रहा हूँ। It is responsible for the maintenance of economic stability and assistant growth of the economy. कुछ नहीं कहना है, बता के रखा आपको। It is India's eminent public financial institutions given the responsibility for controlling the country's monetary policy. हाँ सर, अब मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आपको कुछ बात जरूर करूंगा, फिर से मैं आपको लेके जाऊंगा आरबीआई के साइड में। ऐसे नोट्स के अंदर है, बट मैं फिर भी आपको बार बार आरबीआई के साइड में लेके आ रहा हूँ। सर आप लोग रेट्स के बारे में सुने हो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बैंकिंग रेट्स। देखो तो सर, आप लोग रेपो के बारे में सुने होंगे क्या? अरे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़े होंगे सर आप लोग, इकोनॉमिक्स में स्कूल लेवल में पढ़ा जाता है। अरे अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। रेपो, यस ना? यस रेपो, रिवर्स रेपो, क्या होता है सर रिवर्स रेपो और रेपो? कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है? कोई बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो, अगर कहना चाहते हो तो कह सकते हो, बोलो। सर, आरबीआई जो बैंक मतलब रेट पे लोन देती है कमर्शियल बैंक को, उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो? जो बैंक देता है लोन शायद आरबीआई को। बैंक जो देता है लोन आरबीआई को। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आपने सही बोला। आरबीआई को भी ना कई बार फंड का जरूरत पड़ जाता है, तो आरबीआई बोलते हैं कि आप मेरे को फंड दो, बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो। तो वो रेट ना हमारे देश का शान हो जाता है, मतलब पूरा शान बान सब कुछ बन जाता है। क्यों? बिकॉज ये रेट ही है जो इकोनॉमी को चलाते हैं, ये रेट ही है जो इकोनॉमी को चलाते हैं। जैसे करेंटली रेपो रेट है 4%, ओके, रिवर्स रेपो है 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? ये सर वो रेट है जिस रेट में बैंक को कभी कभी ना आपदा आ जाता है, मतलब क्या बोलूं सर उसको, मतलब इमरजेंसी आ जाता है। इमरजेंसी में बैंक को फंड का जरूरत होता है, तो वो आरबीआई से लोन वगैरह ले लेता है, जिसको बोलते हैं एमएसएफ। 4.25% उसका रेट चल रहा है। जल्द, मतलब ये क्विक लोन होता है सर, क्विकली इसको रिपे भी करना पड़ता है। और एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट और एमएसएफ में फर्क ये होता है कि बैंक रेट मतलब उसमें कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, मतलब अगर मानो कॉमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, प्राइवेट, नेशनलाइज, सब कुछ मिला जुला के बात कर रहा हूँ। अगर किसी बैंक को अचानक से पैसे का जरूरत होता है तो आरबीआई उसको फंड देता है। ठीक है, आरबीआई के पास फंड जमा कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू से, कुछ अर्निंग से, कुछ इंटरनेशनल अर्निंग से, बहुत सारा जगह है उसको अर्निंग करने का। तो आरबीआई क्या करता है, इनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जब देता है तब बदले में कुछ लोन, कुछ सिक्योरिटीज लेता है, मतलब कुछ मॉर्गेज वगैरह लेके। ठीक है, कोलैटरल बोलते हैं इसको। और बैंक रेट जो होता है सर, इसमें विदाउट एनी सिक्योरिटीज होता है। दोनों रेट सेम चल रहा है, दोनों रेट सेम चल रहा है। मैं सब चीज डिटेल्स आपको फिर से बाद में बताऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा एक बार आपको बस रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ। ये वाला देखो सर, रिजर्व रेशियो बहुत वाइटल है सर। सीआरआर एंड एसएलआर, कौन कहेगा सर सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है?
बहुत ही फेमस बातें हैं, ये सब कॉमन बातें हैं, बोलो सर। CRR मतलब होता है सर कैश रिजर्व रेशियो, और SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कोई कहना चाहोगे सर इसके बारे में कुछ? सर वो बैंक जब पब्लिक डिपॉजिट करता है तो उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई में डिपॉजिट करता है, उसी को सीआरआर बोलते हैं। और SLR? सर एसएलआर का नहीं पता। सर SLR जो है सर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है। हम लोग जो बैंक में कुछ जमा करते हैं ना, पब्लिक पब्लिक क्या करते हैं, बैंक को कौन चलाते हैं, कमर्शियल बैंक को कौन चलाता है, पब्लिक। ओके, हमारा पैसा लेके तो वो बिजनेस करता है। तो हम लोग जब कमर्शियल बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं तो उसी पैसे से एक्चुअली बैंक ये CRR और SLR क्रिएट करता है, उसी पैसे से। रेट एक बार देख लो, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि CRR और SLR कैसे मेंटेन होता है। CRR का रेट है 4% और SLR का रेट है 18%। ओके, समझ में कुछ आ रहा है सर? अभी मैं समझाता हूँ CRR SLR, 1 मिनट रुक जाओ। बाकी कुछ रेट, अच्छा बाकी रेट दिखाता हूँ, उससे पहले एक बार CRR SLR समझा ही देता हूँ आपको। चलो सर, मेरा बोर्ड किधर गया? चलो बोर्ड ओपन कर लेते हैं एक बार। सर आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है, बिकॉज ये RBI के बारे में स्कूल लेवल में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो कनेक्शन तो है RBI के बारे में, बट थोड़ा डिटेल जानकारी चल रहा है एकदम RBI का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए थोड़ा बैंकिंग सिस्टम समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा सर? 2 मिनट बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम समझते हो सर? ये जो बैंक व्यवस्था है सर, ये कैसे चलता है? ये बैंक है सर, कौन सा बैंक पता नहीं, आप जो भी मर्जी सोच लो, ये बैंक है। अरे सर क्या कंस्ट्रक्शन बन रहा है, ऐसा बैंकिंग कंस्ट्रक्शन देखे होंगे क्या आप लोग? ऐसा तो सर इंजीनियर भी नहीं बना सकता। सर बैंक का एक गेट भी बना दो। ओके चलो, बैंक का एक गेट भी बना देते हैं। सर नेक्स्ट टाइम से अगर किसी को आर्किटेक्ट बताना है तो आप मेरा नाम दे देना, हाँ, कि सर का आर्किटेक्चर यूज़ करो, बहुत कुछ होगा। ओके ठीक है सर, कौन सा बैंक का नाम बताओ? चलो SBI कर लेते हैं, हाँ कॉमन है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मानो कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, ये सर नो? अरे इतना बता दो सर, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है? yes, सर। यस। अब इसका बिजनेस कैसे चलता है, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलते हैं कि दुनिया में और कोई बैंक है ही नहीं, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, 2 मिनट के लिए। ये कैसे बिजनेस करता है? हम पब्लिक जैसे लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक होता है सर। किसी को पैसा लोन पे चाहिए होता है, ये जैसे लोन मांग रहा है, और कुछ लोग होता है जो पैसा जमा करने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है सर? कुछ लोग होता है पैसा जमा करने के लिए पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ना ऐसे पैसा मांगता रहता है। अरे सर क्या कार्टून बना है, हाँ सर कुछ तारीफ तो करो आप लोग। नहीं सर, तारीफ नहीं कर सकते, ये क्या भूत के जैसा लग रहा है, ये कोई तारीफ करने वाला ड्राइंग है सर? ठीक है सर, आपको समझ में आ जाए इतना काफ़ी है। अच्छा देखो तो ये जो अपना, ये कौन है, ये डिपॉजिट करने आता है, डिपॉजिटर्स, ठीक है? ये डिपॉजिट करने आ गया, ठीक है? और ये क्या करने आया, क्या लगता है, ये क्या करने आया है? डांस करने? लोन। अरे लोन लोन लेने, लेने। लोन लेने, ठीक है? मानो कि ये आया इसमें बैंक में 1 लाख जमा करने। कितना जमा करने आया सर? 1 लाख, ठीक है? अब SBI खुश हो गया कि मेरे पास जमा करने कोई आया है, ठीक है? बिकॉज जमा आएगा तभी ना वो उसको यूज करके कमाएगा, ठीक है? तो SBI जैसे 1 लाख SBI में जैसे डिपॉजिट करने कोई आया, मैं मान के चलता हूँ 2 मिनट के लिए FD है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा कुछ दिनों के लिए इसको भी बांध देगा, ठीक है? जो सेविंग्स होता है ना, वो पैसा तो बांध नहीं सकते, उसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। सेविंग्स क्या है, आप कभी भी उठा सकते हो ना, तो इसलिए सेविंग्स में आपको इंटरेस्ट भी कुछ नहीं दिया जाता है सच, तो FD वगैरह है। अब बैंक अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अगर सेविंग्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेविंग्स का पैसा को भी बैंक ऑपरेट कर लेता है। बैंक अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जितना लोग पैसा जमा करने आते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने आते हैं, ये एक्सपीरियंस है बैंक का, उतना लोग पैसा उठाने नहीं आते, मतलब अपना पैसा विड्रॉल करने उतना लोग नहीं आते। क्या बात को सही लग रहा है क्या आप लोगों को? बैंक जो एक्सपीरियंस किया है हाँ सर। कि हम लोग जितना डिपॉजिट करते हैं उतना विड्रॉल नहीं करते। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर। ये सर नो? एकदम ना यस सर? सर। और यही यही कॉन्सेप्ट
कि डिपॉजिट मोर विथड्रॉल लेस। ओके, बहुत ही कम। यही कॉन्सेप्ट बैंक को अपना बिजनेस करने का मौका दे दिया, क्योंकि जिसका पैसा है वो तो पैसा मांगने आ जाएगा, लेकिन अगर वो देरी में आता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम इसको मोबिलाइज कर देते हैं। तो आप एसबीआई मन में सोच रहा है कि इस 1 लाख को मैं मार्केट में इसको दे दूंगा लोन, इससे 1 लाख लिया और इसको 1 लाख दे दिया, तो इसको जो 1 लाख ये जमा किया, ये क्या ऐसे ही जमा कर देगा पैसा? जल्दी बोलो, क्या ये ऐसे ही जमा कर No, देगा? sir. बदले में No, कुछ मांगेगा ना? इंटरेस्ट हाँ? मांगो। चलो सर मानते हैं 8% इंटरेस्ट। हाँ, 8% इंटरेस्ट चलेगा ना? अरे स्टैंडर्ड मान लिया थोड़ा, ठीक है। तो इनको एनुअली 8,000 क्या करना पड़ेगा बैंक को? रिपे करना पड़ेगा, ठीक है। फंडिंग कॉस्ट, ओके, जमा रखने का खर्चा, मतलब आप उसका फंड यूज करोगे ना, तो बदले में वो भी कुछ मांगेगा, बिकॉज वो उसका आज सैक्रिफाइस कर रहा है। ये जो डिपॉजिट करने आया है आपके पास, ये इसका आज सैक्रिफाइस करके आपके पास आया है। 1 लाख पैसा 1 साल से आपके पास रखेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, आपको देके जा रहा है। मजाक थोड़ी है, बदले में कुछ दो। चलो 8,000 से ये खुश है, इसको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता, या 8% से खुश है। इन्फ्लेशन, कम से कम इन्फ्लेशन बीट तो नहीं कर सकता, बिकॉज मार्केट इन्फ्लेशन 7-8% ही चलता है हमारे देश में एवरेज। ओके, कभी कभार अच्छा चल जाए तो 6-6.5, जैसे ये कोविड से पहले चल रहा था, लेकिन किसी का नजर लग गया, इतना बड़ी इकोनॉमी में फिर से इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत 7-8 हो गया। तो 7-8% का इन्फ्लेशन है, बैंक भी 8% आपको दे दिया। आपने सोचा आपका पैसा बढ़ गया, बट ठीक है, कम से कम लड़ने के लिए सर्वाइव कर सकते हो। पैसा कुछ ज्यादा बढ़ता नहीं है, पैसा बढ़ता ही नहीं है, बैंक में पैसा रख के कभी पैसा नहीं बढ़ता, बस इन्फ्लेशन के साथ चलने का ताकत हो सकता है, बस इतना ही है। मतलब महंगाई भी जैसा है, मतलब जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते हो, नेक्स्ट ईयर अगर उसका दाम 108 हो जाए तो आपको भी 108 रुपया बैंक से मिल जाएगा। तो क्या आपका पैसा का ग्रोथ हुआ सर बैंक में पैसा रख के? अरे नो सर। ठीक है, बट फिर भी सिक्योर एरिया है, आपका पैसा डूबने का चांसेस नहीं है। उन्हीं में से जिनको थोड़ा सा नॉलेज होता है वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड करते रहते हैं, जिसमें आप लोगों में से कोई कोई है जो स्टॉक मार्केट पढ़ता भी है ना सर? सैटरडे संडे क्लास भी करते हैं। ओके, तो सवाल क्या है अभी? अभी 1 लाख आप लोन दे दोगे सर, लोन दोगे तो इंटरेस्ट मांगोगे कि दोगे? इंटरेस्ट क्या करोगे उससे? इंटरेस्ट चाहिए हमको, इंटरेस्ट हमको चाहिए, बैंक को चाहिए। कितना इंटरेस्ट ले लोगे? 12% चलेगा क्या? 12-15? हाँ, 12 के ऐसे भी ज्यादा होता है कई बार, 12%, 18% भी हो जाता है। चलो मैं 15% मान के, हाँ সরকারি ব্যাংক তো স্যার 12 থেকে 15 এর মধ্যেই থাকবে। कितना? সরকারি ব্যাংকে স্যার 12 থেকে 15 এর মধ্যেই থাকে। हाँ हाँ বেশি वही, নিতে পারে। यस यस, तो प्राइवेट वाले स्যার 12-15%, 18-20 নিয়ে নেয়। हाँ एग्जैक्टली ले सकता है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी दे भी देता है। सरकारी बैंक में लोन के लिए चक्कर काटना पड़ता হ্যাঁ है স্যার ना? बहुत झमेला। सरकारी बैंक में लोन का चक्कर काटना पड़ता है, ये पेपर जमा करो, वो पेपर जमा करो, इनकम प्रूफ दो, ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो, दिमाग खराब। प्राइवेट बैंक थोड़ा सा इजी होता है ना? इसीलिए उसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो ये 1 लाख से 15% आपसे कमाएगा। तो आपको दिया कितना? 8,000, आपसे लिया, दूसरे से लिया कितना? 15,000। 15,000, बैंक ने प्रॉफिट कितना कर लिया? 7,000, 7,000, 7,000 सर। इन सिंपल दिस इज द बैंकिंग बिजनेस। बट यहां पर थोड़ा खेल है सर, जो मैंने अभी आपको स्किप कर गया। क्या बोला? तो ये टोटल 1 लाख रुपया बैंक यूज नहीं कर सकता। ये जो 1 लाख जमा हुआ ना सर, ये 1 लाख रुपया बैंक यूज नहीं कर सकता। आरबीआई का मानना है कि आप अगर पूरा का पूरा पैसा इस तरह से खर्चा कर दोगे, मतलब अपने कैपिटल में डाल दोगे, मार्केट में डाल दोगे, तो फिर बैंकिंग सिस्टम इनसिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए बैंक चाहता है, आरबीआई चाहता है कि, चाहता नहीं, रूल है, आरबीआई का कंट्रोलिंग रूल है, चाहता भी नहीं है, वो एकदम सख्त रूल है सर। सीआरआर क्रिएट करता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कितना रेट चल रहा है सर सीआरआर का? 4%। 4% मतलब 1 लाख का 4% आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। 1 लाख का 4% जितना होता है आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा पर डिपॉजिट पे। दिस इज सीआरआर। उसके पास जितना, यस, वो डिपेंड करता है बैंक के पास एक सर्टेन टाइम में कितना डिपॉजिट होता है, उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको सीआरआर के पास जमा करना पड़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है? ये आरबीआई के पास सीआरआर जमा होगा।
लेकिन और एक पैसा है जिसको बोलते हैं सर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास ही रखेगा, किसी को लोन नहीं दे सकता, मार्केट में इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बैंक के लिए लोन देना इन्वेस्टमेंट है ना सर। अरे बैंक के लिए किसी को लोन प्रोवाइड करना क्या है? इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? यस सर, यस ना। तो एसएलआर पे 18%, मतलब आपको क्या करना है, ये 18% का जो अमाउंट है 1 लाख का, आपके पास जमा रखना पड़ेगा। क्यों? क्यों सर? बैंक किसी भी मूवमेंट में इंसॉल्वेंट हो सकता है, क्योंकि अगर सारा का सारा पैसा ये इसके पास कुछ जमा नहीं करता है, हाँ, सारा पैसा इसके पास जमा होता है और मार्केट में लोन देता है, ऐसे करने से पूरा बैंकिंग व्यवस्था खोखला हो जाता है। कुछ जमा पूंजी रखो, कुछ इमरजेंसी रखो। तो बैंकिंग सिस्टम को सॉल्वेंट रखना है, सॉल्वेंसी पोजीशंस को क्रिएट करना है। सॉल्वेंट मतलब जरूरत में ऐसा ना हो कि आप कंगाल हो जाओ, इसलिए आपका सॉल्वेंसी पोजीशंस को सही रखने के लिए किसका? बैंक का, ठीक है, ताकि बैंक हमेशा सॉल्वेंट रहे। इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। सर ऐसा रियल में होता है क्या? अरे सर होता है। येस बैंक का सिचुएशंस मैं कभी बार नॉर्मली दूसरे क्लासेस में बात करता रहता हूँ, आप लोगों से भी कर लूंगा कभी येस बैंक का कहानी, ठीक है। मैं लास्ट वीक येस बैंक के बारे में किसके बारे में बात किया था? येस बैंक स्टॉक मार्केट ग्रुप में शायद बात किया था, इकोनॉमिक्स क्लास में भी बात करता रहता हूँ, ठीक है। तो येस बैंक या फिर इंटर के क्लास में शायद टैक्स में भी बात कर रहा था। तो सॉल्वेंसी पोजीशंस क्या हो गया कि आपको हमेशा सॉल्वेंट रहना है, मतलब किसी भी मूवमेंट में आपका मार्केट में कोई लायबिलिटी हो, वो रिपे करने का ताकत हो जाए आपके अंदर, इतना होना चाहिए आपको। इतना ज्यादा लोन मत दे दो किसी को भी, ठीक है, कि आप उस पैसा को खुद हो भी सकता है ना कि कुछ लोग लोन रिपे नहीं करता। आपने तो लोन दे दिया बट लोन रिपे नहीं हुआ, तो तब तो आप मर जाओगे। ऐसा हुआ येस बैंक के साथ। येस बैंक बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन दे दिया था, जी को, फिर आपका रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब अनिल अंबानी को, ठीक है, ऐसे कुछ बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर दिया था, बट वो लोन रिपे नहीं कर पाया। और ऐसे मतलब बड़ा फैक्ट कंपनी देख के लोन दे दिया बट वो भी फेलियर हो गए, तो कंपनी हो गया एकदम बर्बाद। बर्बादी देखोगे? चलो एक बार बर्बादी दिखा देते आपको, एक बार आपको बर्बादी दिखाई देते हैं 2 मिनट के लिए। और मुझे याद आया, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में सीएसीएस का जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहां पर मैं बता रहा था। येस बैंक के शेयर मार्केट तो पड़ा গেছে অনেক আগে থেকে। हाँ हाँ बोलो। येस हाँ बैंक से शेयर मार्केट तो অনেক लॉस दे। यस, उसीलिए तो गिरा है ना। देखो सर, लास्ट 5 साल में आपको मैं येस बैंक का डिटेल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो सर, एक टाइम पे शेयर, इसका एक शेयर का प्राइस था सर, अभी तक 404 टका हाईएस्ट गया है, 404 टका। वो भी अभी एक शेयर का प्राइस चल रहा है सर 13 टका, 12 टका, 13 टका ऐसा, ठीक है, 12 रुपीज हार्डली, ठीक है, 12-13 चल रहा है। इतना गिरावट, इतना गिरावट क्यों? इसका फाइनेंशियल देखो सर, 2 सेकंड के लिए फाइनेंशियल देखो। बैंक है, बैंकिंग सिस्टम बता रहा हूँ आपको। ये सब चर्चा नॉर्मली मैं फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में करता रहता हूँ, बट आप लोग भी सर थोड़ा अपडेटेड हो जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे आप लोगों में से कोई कोई है, आई नो, जो लोग काफी अपडेटेड है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये फाइनेंशियल्स देखो आप, इसका नेट इनकम देखो, ये टोटल रेवेन्यू है, ये ईवीआई टीटीए, अभी उतना छोड़ो, नेट इनकम देखो नेगेटिव है सर। फाइनेंशियल ईयर 21 का 3488 मतलब 3488 करोड़ का नेगेटिव इनकम है येस बैंक का। लेकिन सर उससे पहले का देखो 16,000 करोड़ का नेगेटिव, मतलब बिजनेस में लॉस, नेगेटिव इनकम मतलब 16,000 करोड़ का लॉस है सर, लॉस। अब ऐसा लॉस बैंक को कब हो जाता है? जब वही आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मार्केट में लोन बहुत ज्यादा, उस हिसाब से उसके पास पैसा नहीं है, कोई उसका पैसा मार लिया। ऐसे हालत में बैंकिंग सिस्टम क्या हो जाता है? फेलियर हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है सर? लेकिन सर अभी इसका ये इतना जल्दी इतना पैसा रिकवर कैसे हो गया? सर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक में ऑलमोस्ट 30% स्टेक ले लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक में ऑलमोस्ट 30% स्टेक ले लिया। ये स्टॉक मार्केट क्लास में सिखाया जाता है, एनुअल रिपोर्ट रीड करके सब बताया जाता है। अभी उतना डिटेल्स में जाएंगे तो फिर आप लोग पागल हो जाओगे। ओके, बेसिक इंप्रूव करो, धीरे धीरे जब मौका आएगा आप लोग भी समझ जाओगे। ओके सर।
अरे कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों एसएलआर क्रिएट करना जरूरी होता है, ताकि इमरजेंसी में बैंक अपने आप को फंक्शन करा सके, ठीक है, इसीलिए ये मेंटेन करना जरूरी है। আচ্ছা कुछ স্যার, समझ এই में आया? हाँ बोलो। কোনো ব্যাংকে স্যার যে বলে ডিপোজিট মানি, যেটা স্টার্টিং অ্যাকাউন্ট খুললে রাখতে হয় 3,000 টাকা, যেখানে এসবিআই 3,000 টাকা করে দিয়েছে, हम्म। 3,000 টাকা রাখতেই হবে। ব্যাংক অফ বরোদা 2, এইগুলো স্যার, এই টাকাগুলোকে ওরা কি করে ব্যাংকটা? अरे वो वही है, मतलब बेसिकली आप अकाउंट ओपन करते हो, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है, आपको ऑल टाइम एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। আচ্ছা, बैंक ব্যালেন্স ওরা রাখতেই হচ্ছে সবসময়। ऑब्वियसली 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 3000 रुपीज, 5000 रुपीज, इस तरह का होता है। प्राइवेट बैंक में 10,000 का कॉन्सेप्ट होता है। कोई कोई बैंक है আচ্ছা, सर जिसका এইচডিএফসি हाँ 1 लाख का भी होता है, जैसे कि इंटरनेशनल लाइक सिटी बैंक वगैरह का 1 लाख 1.5 लाख का भी अमाउंट होता है कि आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। ये बैंक बैंक क्या चाहेगा? कोई भी बैंक, आप अगर बैंक होते क्या करते? आप क्या चाहते? आपका अकाउंट कोई खाली कर दे? हाँ, आप हमेशा कुछ হ্যাঁ স্যার, अमाउंट সেটা मेंटेन না। करना चाहोगे, ताकि ताकि जरूरत पड़ने से बैंक ये फंड को यूज भी कर सकता है, अपना फंड को भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। और आप अगर किसी टाइम पे पैसा उठा लेते हो, या फिर कभी भी आप कुछ मानो कि कुछ फेलियर करते हो, ठीक है, सपोज आपका कुछ लोन था, आपने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक आपका वो बैलेंस यूज कर सकता है, आपका वो बैलेंस यूज कर सकता है। आपने कुछ शॉर्ट टर्म लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट किया, बट आपने रीपे नहीं किया, तो बैंक आपका फंड को यूज करेगा, आपका पैसा काट लेगा, फाइन चार्ज कर सकता है। आपका कोई लोन का अमाउंट है, आपने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो बैंक पेनल्टी चार्ज करता है ना सर, ठीक है। बैंक डिफॉल्ट होने से, चेक बाउंस हो गया, तो वो सब पैसा आपके अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस रहने से वो काट लेगा। बहुत सारा पर्पस, बहुत कुछ होता है इसका, पर्पस बहुत कुछ होता है। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा? ठीक है, तो ये सब बैंकिंग सिस्टम का खेल है जो आरबीआई मेंटेन करता है, ठीक है। अब आपको मैं, जैसे रेपो रिवर्स रेपो का बात चल रहा था, उसमें थोड़ा बात कर ले सर। बैंकिंग सिस्टम में हम लोग तो पैसा डिपॉजिट करते हैं सर, जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ये वाला जो भूत है अपना, ये वाला जो भूत है, ये पैसा जमा करने आया था 1 लाख, बैंक ने किसी को लोन दिया 1 लाख। 1 लाख तो नहीं दे सकता, आपको पता चली गया। हाँ सर, 1 लाख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, 1 लाख का लोन नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ से 18% सीआरआर के लिए 4%, यस सर, ऑलमोस्ट 22% रख के उसको बाकी पैसा वो मार्केट में ऑपरेट के लिए छोड़ सकता है, ठीक है। उसके ऊपर वो 15% जो इनकम करेगा वो उसका अर्निंग होगा, मतलब 7,000 इज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, ओके, 7,000 इज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट। अब सर कहने का मतलब है कि बैंक में लोग लोन लेने आएगा, ये बैंक चाहेगा, यस और नो? ध्यान से बात को सुनना सर, इकोनॉमी का पिलर बताऊंगा आपको अभी, इकोनॉमी का पिलर बताऊंगा। मतलब इकोनॉमी फंक्शन तभी कर पाता है जब ये बैंकिंग सिस्टम में पैसा का फ्लो ठीक ठाक से हो सकता है, ओके। बैंक लोन देगा, ये बैंक चाहता है, लेकिन बैंक के चाहने से भी तो नहीं होगा, लोगों को भी तो चाहना पड़ेगा कि भाई हमें लोन चाहिए, यस और नो? प्लीज टेल मी सर। क्या रे? यस सर। तो आप लोन क्या क्या पर्पस में ले सकते हो? होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, ठीक है। तो मैं सर थोड़ा आपको, कोई भी लोन आप मान लो, ठीक है, आपको चाहिए लोन, आप इकोनॉमी में क्या चाहते हो सर? आपको लोन चाहिए, किस तरह का लोन चाहिए आपको? आपको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए? हाँ सर, होम लोन, होम लोन, कार लोन, ठीक है, जिसका जिसका जैसा नीड है। बिजनेस लोन जो सबसे जरूरी वाला लोन है सर, सबसे जरूरी वाला लोन, इकोनॉमी इससे बनता है, ठीक है। कार लोन भी जरूरी है, जो कार का दुकानदार है, जो कार सेल करते हैं, वो क्या चाहता है कि बैंक लोन सस्ते में दे थोड़ा, तो लोग ज्यादा का गाड़ी खरीदेगा तो उसका बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, अलग अलग टाइप ऑफ लोन चलता है, रिटेल लोन, ठीक है। आजकल तो सर क्या क्या लोन होता है, मैरिज लोन मिलता है, डेस्टिनेशन वेडिंग का लोन मिल रहा है, जानते हो सर? आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो, ठीक है। घूमने जाना है उसके लिए लोन मिल सकता है, एजुकेशन लोन तो है ही, ठीक है। तो लोन का तो बाजार लगा हुआ है, वो छोड़ो। कहने का मतलब ये है कि लोगों को लोन लेना है तभी ना, जब बैंक थोड़ा सस्ते में लोन प्रोवाइड करे। ध्यान से सुनिएगा सर पूरा किस्सा, ठीक है। ये किस्सा है आरबीआई की, ये किस्सा है इकोनॉमी की। बैंक अगर सस्ता में लोन प्रोवाइड करेगा तो लोग लोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर बैंक महंगा लोन करेगा इंटरेस्ट, तो कुछ ही लोग शायद ले सकता है, ज्यादा लोग लोन का सुविधा नहीं उठा सकता, यस और नो? 15% इज अ महंगा लोन, अगर यही 15% को बैंक अभी 11% में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, बिजनेस लोन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 15% को 11% में कन्वर्ट कर देता है, पहले अगर बैंक के पास 1 लाख लोग लोन के लिए अप्लाई करता था, अभी शायद 1.5 लाख लोग लोन के लिए अप्लाई करेगा। हाँ सर, मतलब बैंक का कस्टमर बढ़ जाएगा, ये सर नो, बैंक का जो कस्टमर है लोन वाला कस्टमर बढ़ जाएगा, है ना। तो बैंक अपनी बिजनेस के पर्सपेक्टिव में क्या चाहेगा कि थोड़ा ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आए। आप बैंक हो, आप क्या चाहोगे, ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आए, लेकिन ज्यादा लोग तभी आएगा जब आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कमती होगा, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल नहीं है 15% देना। सिंपल एक होम लोन का ही देख लो ना, आपका इच्छा है कि आपको एक घर लेना है, यू डिजायर टू एक्वायर ए होम, ठीक है, यू डिजायर टू एक्वायर ए होम या फ्लैट। सपोज आपको एक 30 लाख का घर लेना है, ठीक है, 30 लाख का घर लेना है, आप होम लोन देखना चाहते हो। चलो सर, होम लोन में बात कर रहा था बच्चा, हम होम लोन पे ही दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। होम लोन कैलकुलेटर दिख जाता है, एक सेकेंड, चलो मेरे सामने HDFC आ गया, मैं HDFC से ही शो करता हूँ आपको। होम लोन कैलकुलेटर दिख रहा है सर, ओके। ये HDFC बैंक नहीं है, HDFC होम फाइनेंस करते हैं ये, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक 25 लाख का लोन, ठीक है, कितने का लोन है सर, देख सकते हो आप यहाँ पर 25 लाख का लोन है। 25 लाख का लोन अमाउंट है, अगर आप 20 ईयर्स में रीपे करोगे, कितना साल में, 20 साल में, इंटरेस्ट रेट है 6.70%। कितना है, 6.70%। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका 10 ईयर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट अगर वैसा ही है, अगर मैं 10 ईयर को थोड़ा सा कम कर दूं तो देखो आपका EMI वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, आपका EMI वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन आप 20 साल रखोगे तो EMI वैल्यू आपका 25 लाख का घर लेना है तो पर मंथ कितना EMI बढ़ रहा है आपका, 18,000। तो आप बात को समझो सर, कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए तो ये EMI भी कम हो सकता है। और थोड़ा EMI जिनको 18,000 प्रॉब्लम करता है, वो सोचता है कि 15,000 होता तो अच्छा होता, क्या रे, वो सोच रहे कि 15,000 होता तो अच्छा होता, लेकिन उसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी देखना है। 25 लाख का घर लेना है, उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना है आपका, 20 लाख का। टोटल अमाउंट एक्चुअली आप रीपे कर रहे हो बैंक को 45 लाख, लोन अमाउंट है 25 लाख, घर का वैल्यू है 25 लाख, बट आप कितना पे करोगे, 45 लाख, लेकिन 20 साल से करोगे। यही बैंक का इनकम है, यही फाइनेंसिंग बिजनेस का इनकम है। HDFC जैसा बिजनेस इसीलिए पैसा कमा लेते हैं सर। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC बैंक होने से पहले उसका यही वाला बिजनेस हुआ करता था, आज भी है। जानते हो क्या, अरे जानते हो, ये फाइनेंस बिजनेस है, ठीक है। HDFC बैंक नहीं है सर, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, DLF जैसे जैसे है ना सर। अब बहुत सारा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ऐसे है सर। आगे आगे चर्चा करूंगा कभी। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल था, अगर बैंक थोड़ा सस्ता कर दिया लोन तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो आप बैंक के लिए क्या होगा, कस्टमर बढ़ जाएगा। ऐसा तो बैंक भी चाहेगा, कस्टमर भी चाहेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होता है। क्या प्रॉब्लम होता है जानते हो, ऐसे प्रॉब्लम में, इस तरह का केस में क्या प्रॉब्लम होता है, फेलियरिटी का चांसेस भी बढ़ता है। बिकॉज जब पहले 1 लाख लोग था, अभी 1.5 लाख हो गया, पहले से कुछ ऐसा लोग भी आ जाएगा जो शायद इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, उसका फेलियरिटी चांसेस बढ़ जाता है। बिकॉज बैंक ज्यादा रिस्क ले रहा है, बैंक ज्यादा रिस्क ले रहा है 11% करके, मतलब ऐसे लोगों को भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है जो शायद लोन में फेलियरिटी भी हो सकता है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, बैंक तो लोन प्रोवाइड कर देगा, बट बदले में जो लोन रीपे करने का बात है, वो लोन रीपे होने का चांसेस कम हो जाएगा। ऐसा होता है सर, और ऐसे होने से क्या हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा सर, फेलियर, बैंकिंग सिस्टम फेलियर। 2008 में आप लोग सुने होंगे, 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुने हो सर। 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस जनरल नॉलेज भी है आप लोगों के लिए, सुना है आप लोगों ने 2008 में क्या हुआ था। आप लोग छोटे थे बट कोई बात नहीं, बहुत ही फेमस बात है सर, इनफेमस बोल सकता हूँ, फेमस नहीं बोलूंगा। 2008 इसके ऊपर मूवी भी बना हुआ है, मार्केट। देखो मैंने 2008 लिखा, गूगल क्या दिखा रहा है, मार्केट क्रैश। ये 2008 मार्केट क्रैश क्यों हुआ था जानते हो, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम फेलियर हो गया था। इसके बारे में मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगा सर डिटेल्स में, ठीक है। अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पूरा फेलियर हो गया था, और उसमें सबसे बड़ा किरदार निभाया था होम लोन। जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट था अमेरिका का, US का,
उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी का भी ऐसा नहीं होगा यूएस में रहता है जिसका पर्सनल घर नहीं होगा, तो सबको होम लोन दिया विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलैटरल। सबने लोन तो लिया बट कोई लोन रिपे नहीं किया। पूरा का पूरा पैसा मार्केट में ओपन, बैंक के पास पैसा ही नहीं। यूएस का जो फेडरल है ना सर, हमारे जैसे आरबीआई है, यूएस का फेडरल, आरबीआई को बोलते हैं फेडरल, फेडरल बैंक बोलते हैं, जानते हो सर? नहीं जानते हो तो सुन लो, हमारे आरबीआई जैसा पैसा देते जा रहे, पैसा देते जा रहे। बैंक को भी बोल के दिया किसी को भी लोन से नहीं रोकना है, गवर्नमेंट उसका सिक्योरिटी लेके रखा है, बट कोई लोन रिपे ही नहीं किया प्रॉपरली। तो जब लोन रिपे नहीं करेगा तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया? खत्म। पूरा मार्केट में पागल की तरह पैसा घूम रहा है, बैंक में पैसा है ही नहीं, पूरा इनसिक्योर हो गया। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश। जितना बड़े बड़े कंपनी को फाइनेंस में पैसा देता था वर्ल्ड वाइड, सारा का सारा कंपनी पैसा देना बंद कर दिया। पैसा देना जैसे बंद हो गया, फाइनेंस का कमती हो गया, बिजनेस में पैसा का फ्लो कम हो गया। बिजनेस में पैसे का फ्लो कम, कैपिटल का, पूंजी का अभाव। बिजनेस में पूंजी नहीं, बिजनेस में पूंजी नहीं तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, और एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही नहीं। न्यू एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, एम्प्लॉयमेंट कट होना चालू हो गया, क्योंकि बिजनेस के पास पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट कट, ले ऑफ, और कोई चारा नहीं बचा। आई होप आप लोग स्टोरी सुने होंगे पेरेंट्स से या फिर बड़े भाई से या फिर किसी से भी, कि 2008 के टाइम पे जो लोगों ने भी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया था, मास्टर्स किया था, एमबीए किया था, सीए कंप्लीट किया था, जॉब के लिए मतलब सर लाला पड़ गया था, जॉब नहीं था। परिणीति चोपड़ा का कहानी सुने होंगे कि वो इकोनॉमिक्स में बेसिकली डिग्री लिया था इंग्लैंड में किसी यूनिवर्सिटी से। ऐसा हालत हो गया था, डिग्री कंप्लीट हो गया था पर नौकरी नहीं था, 2008 का ही बात कर रहा हूँ। तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो फुटबॉल टीम है वहां पर जाके सर, जो कैंटीन है ना सर, जो खाना परोसते हैं फुटबॉलर, फुटबॉल खेल के आने के बाद उनको कैंटीन, उनके कैंटीन में काम करना पड़ता था उसके लिए, तभी जाके वो इंडिया आने का टिकट का कॉस्ट जुगाड़ कर पाया था। जानते हो सर ये सब कहानी? अरे ये 2008 की कहानी है, बैंकिंग सिस्टम फेलियर। तो बहुत यूएस था इसलिए ठीक हो गया, ये लेबानन, जिम्बाब्वे जैसा कंट्री ठीक कैसे हो पाएगा सर? हाँ, अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो सिस्टम का बात मैं कर रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम लोन सस्ता प्रोवाइड कब कर सकता है? अब आपके सामने सवाल है कि बैंक अपना बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहता है, इकोनॉमी में लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा तब ना, जब बैंक थोड़ा सस्ता में लोन प्रोवाइड करेगा। अरे अगर बैंक सस्ता में लोन प्रोवाइड करेगा तो बिजनेस जो करने वाले लोग हैं उनका संख्या बढ़ेगा, और बिजनेस का संख्या बढ़ेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो और लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जब बिजनेस लोन सस्ता हो। सर बिजनेस लोन सस्ता किस पे डिपेंड करता है? प्लीज टेल मी सर। थोड़ा गहराई में लेके जा रहा हूं, बट इतना भी मतलब इलॉजिकल बात नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पूछ रहा हूं सर, एक बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है कब, किस स्थिति में बैंक लोन का इंटरेस्ट कम कर सकता है? बैंक को क्या सुविधा मिलने से? बोलो सर, कोई तो बोलो। अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हो आज आप लोग। मतलब बैंक ये जो 15% से 11% कर देगा, बैंक चाहता है कि मार्केट में और लोन प्रोवाइड कर दे, बैंक का भी बिजनेस ग्रोथ होगा और न्यू बिजनेस को भी लोन मिलता जाएगा, न्यू बिजनेस को भी लोन मिलेगा इजीली, इसमें न्यू बिजनेस बिल्ड होगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बट क्या करने से? इसको बोलते हैं इजी इकोनॉमिक पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। सर इसके लिए रेपो रेट कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? रेपो रेट। बात कुछ समझ में आया आप लोगों को? जैसे कोई मुझे जवाब दे रहा था कि सर रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट में कमर्शियल बैंक क्या करते हैं सर, कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं आरबीआई को। तो बेसिकली आरबीआई से उनको क्या मिला था? लोन मिला था। तो बदले में आरबीआई को क्या करना पड़ रहा है? लोन का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आरबीआई फंड देता है बैंक को, सारा का सारा डिपॉजिट के पैसे से हमेशा नहीं होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक या कमर्शियल बैंकों को लोन लेना पड़ता है। अगर वो सस्ता में लोन लेगा, अगर वो सस्ता में लोन लेगा तो वो दूसरे को भी सस्ता में लोन दे पाएगा। इसलिए रेपो अगर इंक्रीज हो जाए तो बिजनेस के लिए सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, न्यू बिजनेस के लिए। बट अगर मार्केट में फेलिडिटी बढ़ जाता है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है सर? रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। रेपो इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? बैंक अभी सस्ता में लोन नहीं दे पाएगा,
और जैसे ही बैंक सस्ता में लोन नहीं दे पाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लोग पहले जैसा लोन नहीं ले पाएगा, और जैसे ही लोन नहीं ले पाएगा ऑटोमेटिकली मार्केट में जो पैसे का मिसयूज हो रहा था वो मिसयूज होना बंद हो जाएगा। एक फाइनेंस सिंपल बात है, जैसे हमारे घर चलता है ना सर, पापा अपने बेटे को बेटी को इतना पैसा दे रहा है कि वो पैसा का बर्बादी कर रहा है, तो पैसा का फ्लो कम करने के लिए पापा क्या करते हैं कि भाई चलो अभी पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ कंडीशंस होना चाहिए। जब इकोनॉमी ज्यादा लूज हो जाता है, जब इकोनॉमी में सब पैसा का बर्बादी करते हैं, तब गवर्नमेंट क्या करता है, थोड़ा पॉलिसी रेट को बढ़ा देते हैं, रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है सर? सर अभी ये रेपो रेट सस्ता चल रहा है कि महंगा चल रहा है? सस्ता चल रहा है सर। अगर आपको मैं थोड़ा पुराना डेटा दिखाऊं रेपो का तो आपको पता चल जाएगा। रेपो रेट, ये देखो सर, ये रिसेंट तो 4% है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डेटा। 2019 में 5.15 था, 5.15, 5.15, फिर 2020 के मार्च में, ठीक है, इसको 4.40 किया गया, बिकॉज वो अप्रैल से कोरोना भी चालू हो गया था, तो बिजनेस में प्रॉब्लम था। रेपो 5% के आसपास था सर, वहां से 4%, अभी 4.40 नहीं, अभी 4% चल रहा है रेपो। तो मतलब अभी इकोनॉमी क्या है, अभी इकोनॉमी थोड़ा इजी है, क्योंकि इकोनॉमी में बिजनेस का बढ़ना जरूरी है, इसलिए रेपो को कम रखा गया है। टाइट कब होगा? जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इकोनॉमी में इतना पैसा का यूज का जरूरत नहीं है, मिसयूज हो रहा है पैसा, तब क्या कर लेगा? टाइट इकोनॉमी कर लेगा। ये सब क्या बता रहा हूं आपको? मॉनिटरी पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी में एक टाइट और एक लूज। लूज जैसे करेंटली आप बोलोगे तो क्या है सर, करेंटली लूज मॉनिटरी पॉलिसी चल रहा है कि टाइट मॉनिटरी पॉलिसी चल रहा है, क्या लगता है? लूज। लूज सर, लूज। यस सर। थोड़ा सा इकोनॉमी में ढीला है। ढीला क्यों? ढीला देने से क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा स्वाधीनता देने से आप इनोवेटिव होते हो ना, आपको अगर ज्यादा टाइट दे दिया जाए तो आपके अंदर से इनोवेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, आप गधा बन जाओगे, ठीक है। घोड़ा बनने के लिए थोड़ा फ्रीडम चाहिए ना, क्या रे, गधा से घोड़ा बनने के लिए थोड़ा फ्रीडम चाहिए, और गधा का प्रॉब्लम क्या है, वो गधा ही है, उसको फ्रीडम देने से भी वो कुछ नहीं कर पाता। जो भी हो, पॉइंट समझ में आ रहा है सर? क्या आप लोगों को आरबीआई का खेल कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो सर। क्या कुछ Yes, ज्यादा sir. टफ बात कर दिया क्या? Yes, sir. ज्यादा कठिन बात कर दिया क्या? तो एग्जैक्टली ये जितना सारा रोल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं एक्चुअली सारा का सारा रोल आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू से समझा रहा था। जैसे यहाँ पर एक रोल है सर, इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन का ट्रेंड को अंडर कंट्रोल रखना है, एंड टू सी दैट मेन प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गेट क्रेडिट एट चीप रेट्स, इनको सस्ता में लोन मिले, ये देखने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज आरबीआई के पास है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड देख लेते हैं। पहले भी शायद मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास में बात करता रहता हूँ ये सब चीज़ों को लेके। इन्फ्लेशन कंट्री वाइज, इन्फ्लेशन रेट देख लो सर कंट्री वाइज, मतलब अलग अलग कंट्री में क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसका एक डेटा है सर, मैं आपको लेके जाऊंगा विकी में। स्टैटिस्टा पे भी जा सकता था, बट विकी थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक सबको लगता है आजकल। एक्चुअली एनसाइक्लोपीडिया का ऑनलाइन वर्जन है ना, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। क्या आप लोगों को लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय इन्फ्लेशन रेट शो कर रहा है सर? देखो ना एक बार, लिस्ट ऑफ कंट्रीज Yes, sir. इन्फ्लेशन रेट, यस ना। देखो सर, कुछ कंट्री में आपको नेगेटिव इन्फ्लेशन दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे एंडोरा -0.90, ठीक है। चैड -0, सऊदी अरबिया, कुछ फेमस कंट्री का नाम ले लेते हैं, सऊदी अरब -2.1, ओके। फिर आपका यहाँ पर माइनस में बहुत सारे हैं, ब्रुनेई कुछ है। माइनस इज नॉट गुड सर, माइनस इन्फ्लेशन अच्छा बात नहीं है, चीज़ों का दाम ही नहीं बढ़ता है थोड़ा बहुत, मतलब डिफ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन का उल्टा है ये भी एक इकोनॉमी का अलग रूप है, कभी मैं इकोनॉमिक्स में बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, ये डिफ्लेशन कहते हैं इसको। अच्छा, हाँ बोलो।
স্যার একটু একটা জিনিস দেখলেন স্যার, এয়ার ইন্ডিয়া নাকি প্রাইভেটের জন্য টাটা ডিসেম্বর থেকে নিয়ে নিচ্ছে। নোটিশটা আপনাকে সেন্ড করেছি, ঠিক यस আছে? यस 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 दिसंबर टाटा को टाटा ही ले रहा है सर, मैं बोला था ना आप लोगों को আচ্ছা, टाटा ही लेगा। এই যে এখন স্যার আপনাকে একটা নোটিশ শেয়ার করে দিল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে ডিসকাস করছি এটা। देख इन्फ्लेशन देख अभी। ओके ऐसे सर इन्फ्लेशन में इंडिया कहाँ है दिखाओ जल्दी। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में इंडिया, बाप रे इतना सारा कंट्री देखो, इंडिया अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। कहाँ इंडिया, कहाँ इंडिया, दिखाई दिया? मेरे को दिखा सर। यस सर। 5.59 मतलब ऑलमोस्ट 6%, आप ऐसे बोल सकते हो, अप्रोक्स 6% इन्फ्लेशन है। चलो कंट्रोल लेवल है, थोड़ा कंट्रोल लेवल सिचुएशंस में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं। ये इन्फ्लेशन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक हमें सेविंग्स में और एफडी में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है ना सर, सेविंग्स एंड एफडी में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, माँ पापा को पूछो, अगर आप भी बैंक में जाते हो आपको भी पता होगा कि ये जो सेविंग्स और एफडी में इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है ना, अरे सेविंग्स अकाउंट और एफडी अकाउंट में इंटरेस्ट देता है ना बैंक, हमें देता है कि नहीं देता? अरे यस सर। यस ना। तो वो इंटरेस्ट का क्या बेस है? वो इंटरेस्ट का बेस इन्फ्लेशन है। ध्यान से देखो सर, इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5.59। जब इन्फ्लेशन कम होता है सेविंग्स इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, एफडी इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। सर ये इंटरेस्ट रेट कितना से कितना तक चलता है वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। लेंडिंग डिपॉजिट रेट दिखाई दिया क्या? देखो सर, सेविंग्स का रेट करेंटली सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम में कोई भी बैंक है कहां से कहां तक दे सकता है? 2.70 से लेके 3%, 2.70 से लेके 3% ये सेविंग्स इंटरेस्ट रेट है। हाँ कोई कोई बैंक मार्केट में आपको ऐसे दिखता है कि 6% सेविंग्स में दे रहा है, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो उनका प्रोमोशनल स्कीम हो सकता है, ठीक है। बट एज पर प्रोमोशनल मतलब वो एक्चुअली अपना कैपिटल को छोड़ के करते हैं, मतलब थोड़ा डिपॉजिट लेने के लिए करते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना 6% इंटरेस्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक ऐसे शो करता था, तो वो स्टैंडर्ड रेट नहीं था। तो ये सेविंग्स इंटरेस्ट में आरबीआई बोल के रखा है कि आप 2.70 से लेके 3% तक दे सकते हो। और टर्म डिपॉजिट जो इन्फ्लेशन के साथ मेनली है सर, सेविंग्स इज नॉट कनेक्टेड विद डायरेक्ट इन्फ्लेशन, बट ये टर्म डिपॉजिट जिसको एक्चुअली हम लोग एफडी बोलते हैं सर, फिक्स डिपॉजिट, इसका इंटरेस्ट रेट देखो 4.90 से लेके 5.5%। पूरा बैंकिंग सिस्टम आप आपके शहर में जितना बैंक है सब बैंक में चले जाओ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एफडी में रेट तो ऐसा ही चल रहा है सर। अगर 1 साल से ज्यादा का एफडी है तो 4.90 से लेके 5.50 आपका इंटरेस्ट दे रहा है। क्यों? बिकॉज ये एक्चुअली एफडी इंटरेस्ट मिलता ही है आपको इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। इन्फ्लेशन बीट तो आप कभी नहीं कर सकते, बैंक आपको इन्फ्लेशन बीट का पैसा नहीं देता। इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ओके, इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स वगैरह। बट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बैंक में पैसा नहीं रखा जाता, वो बस इन्फ्लेशन के साथ चल सकते हो। जैसे यहाँ पर 5.50 और इन्फ्लेशन रेट में इंडिया 5.59, थोड़ा सा फिर भी पीछे, फिर भी थोड़ा सा पीछे। सर फिर बैंक में पैसा रख के क्या होगा? सर बैंक में पैसा रख के आपका कैपिटल सेफ रहता है, आपका कैपिटल सेफ रहता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर भयंकर कंट्री का डेटा देखोगे? चलो सर भयंकर कंट्री, वेनेजुएला का बात कर रहा था सर, 5,500%, 5,500% सर। वहां का लोग क्या खाता है? पत्थर, पत्थर खाता है सर, खाने के लिए कुछ नहीं है। विजिट मत करना, आपको चिवा लेगा। कभी गलती से भी वेनेजुएला का टूर मत कर लीजिएगा, ठीक है। चलो एक न्यू कंट्री एडवेंचर करते हैं, आजकल चलते हैं ना सोलो ट्रिप, हाँ दुनिया वालों मैं जा रहा हूं। हाँ सर सुने हो आप लोग ऐसा, दुनिया वालों मैं जा रहा हूं? क्या रे, दुनिया वालों जहां जहां मन करे जाओ, पर वेनेजुएला मत जाओ, काट के खा लेगा। क्या बात करते हो सर, आप गलत बोल रहे हो, पता करो आपको पता चल जाएगा। जिम्बाब्वे 99.30, ये सब एस्टिमेट मेरा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है, या आईएमएफ का डेटा है। 100% का जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट है। 100% मतलब समझते हो, जिसका दाम आज 100 रुपया है, नेक्स्ट ईयर उसका दाम कितना हो जाएगा? 200। और वेनेजुएला का जिसका दाम आज 100 रुपया है उसका दाम 5,500% ज्यादा हो जाएगा। अर्जेंटीना नॉट अ गुड कंडीशन,
साउथ सुडान, नॉट अ गुड कंडीशन। समझ आ रहा है सर? आरबीआई का काम समझ सकते हो? इसका मतलब ये सब कंट्री में क्या प्रॉब्लम हुआ, इस तरह का कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो गया सर? उनका जो आरबीआई है, मतलब उनका जो सेंट्रल बैंक है, वो पूरा मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाया। सिंपल बात है, पूरा मॉनेटरी सिस्टम को वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम है सर, नथिंग। क्या हो गया? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग सब ऐसे चुप हो जाते हो, यस सर। मेरे को चिंता हो जाता है। Yes, sir. ये रुको, मेरा पेन को क्या हो गया सर? भागाओ, दिक्कत कर जाता है कभी कभी। ओके, तो ये सब आइडिया आपको लग गया सर, वेरी गुड सर। तो और क्या बोलना है, सारा का सारा पॉइंट में डिस्कस कर ही दिया। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, आरबीआई की साइड से जाके। इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार को पैसा चाहिए होता है आरबीआई, ओके, करेंसी आरबीआई। सरकार जो भी करता है, सरकार का टी बिल वगैरह, ट्रेजरी बिल वगैरह जो भी बनाया जाता है, आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है मार्केट से, पैसा लेता है, फिर गवर्नमेंट को फंड करता है। ट्रेजरी बिल आप खरीद सकते हो सर, जानते हो, ट्रेजरी बिल वगैरह हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है सर। कैसा होता है ट्रेजरी बिल? सर एक बिल होता है जो सरकार के कोषागार में जमा होता है। आप बैंक क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा चलो हम टी बिल इशू कर दिया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं सर ये सब चीजों को, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट टर्म लोन टाइप का होता है, आप जमा करते हो, बैंक आपको बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा और आरबीआई उसको सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। बैंकर्स बैंक, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि बैंक को जब भी जरूरत पड़ता है कहाँ जाना पड़ता है, आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक, उनका बैंक कौन है, आरबीआई। हमारा बैंक कौन है, हमारा बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक। हम आरबीआई नहीं जा सकते, और बैंक कहाँ जाएगा, आरबीआई जाएगा। ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो क्या है, ये स्लोगन क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन बताओ जल्दी। जीके है सर, बोलो। ये सब फाइनेंशियल जीके हुआ है सर, बोलो सर। एसबीआई का स्लोगन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये मुझे यहाँ से दिख रहा है। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एक चीज लिखा रहता है, इसका टैगलाइन है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर, बैंकर्स टू एवरी इंडियन। देखा है क्या आप लोगों ने कभी? झूला रहता है, बैंकर्स टू एवरी इंडियन, ये भी मैंने बहुत जगह में देखा। करेंटली यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, बट ऐसा दिखता है सर। प्योर बैंकिंग ऐसे भी दिखता है, बट बैंकर्स टू एवरी इंडियन ऐसा भी होता है सर, ठीक है। बैंकर्स टू एवरी इंडियन अगर मैं लिखूंगा तो शायद गूगल मुझे दिखा सकता है, बैंकर्स टू एवरी इंडियन, यस। स्टेट बैंक ऑफ, प्योर बैंकिंग, स्टेट बैंक ही आ गया फिर से, देखो ये बैंकर्स टू एवरी इंडियन, देखा ना सर, मैं बोला ना स्टेट बैंक का लोगो स्लोगन था, अभी शायद चेंज कर दिया, आई डोंट नो, बट बैंकर्स टू एवरी इंडियन ये स्टेट बैंक का लोगो हुआ करता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एसबीआई जैसे एक बैंक हमारे क्या है, हमारा बैंकर है, हम मतलब हमारा बैंकर है वो, और बैंक का बैंकर है आरबीआई। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सर एफएक्स फॉरेक्स क्या है सर, कोई बताएगा मुझे फॉरेक्स क्या होता है? सर हम लोग जो डॉलर से कमाते हैं ना, फॉरेन से एक्सपोर्ट करके, तो वो डॉलर का जो इनकम है, वो डॉलर का इनकम को जो इंडिया में लाना, कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है, जो कंट्री कमाते हैं। आज के डेट में हमारे पॉकेट में पैसा होता है, उसके पीछे दो रीजन होता है पैसा जो छापा जाता है, एक होता है गोल्ड और एक होता है फॉरेक्स। उसमें मॉडर्न डे में सिर्फ फॉरेक्स को ज्यादा अहमियत दिया जाता है, मॉडर्न डे में गोल्ड से भी ज्यादा अहमियत मिलता है फॉरेक्स को। कभी मैं इसका डिटेल्स चर्चा करूंगा आप लोगों से, आज एक दिन में सारा केस स्टडीज पागल हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैं कभी आपको फॉरेक्स के बारे में बात करूंगा, जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जैसे इंडिया में डॉलर चलता है ना, हम लोग ज्यादा यूएस के साथ काम करते हैं, डॉलर में ज्यादा कमाते हैं, तो डॉलर में जो भी कमाते हैं, जैसे हमसे भी ज्यादा चाइना कमाते हैं, तो जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा, ठीक है, वो कंट्री उतना रिच बन रहा है आजकल। जैसे आज के डेट में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास, बिकॉज वो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। ऐसे इंडिया भी है बट थोड़ा पीछे 4-5 नंबर में है। रिसेंटली हम लोग रशिया को सरपास कर गए सर, ये भी डेटा याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया रशिया को सरपास कर गया है। मैं इसके बारे में डेटा आपको शो करूंगा। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आई ऑलरेडी डिस्कस, कैसे क्रेडिट मतलब लोन, कैसे लोन प्रोवाइड करके हेल्प करता है, ठीक है, बैंक के साथ।
प्रमोशनल फंक्शन तो है ही, ठीक है। नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सबको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, दीज आर आल्सो आरबीआई। ओके। करेंसी पॉलिसी आई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर सब बता दिया क्रेडिट पॉलिसी में। सर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको लास्ट बताना चाहूंगा, एक वाइटल पॉइंट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। देखना आप लोग, कभी कभी ये हर क्वार्टर में आरबीआई डेटा रिलीज करता है, बोलता है कि आरबीआई डिक्रीजेस या फिर आरबीआई स्टेबल दी रेपो रेट पॉलिसी, ठीक है। और वहां पर बोलता है 25 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट। ये पॉइंट का याद रखना सर, जब भी ऐसे बोलते हैं ना, रेपो रेट स्टेबल, रेपो रेट इंक्रीजेस, ठीक है, बेसिस पॉइंट। मैं आपको समझाता हूं, ये रेपो रेट बेसिस पॉइंट ऐसे न्यूज आता है, रेपो रेट बेसिस पॉइंट, ये न्यूज बहुत मतलब दिखता है सर सबको, बट ये रेपो रेट बेसिस पॉइंट के बेसिस में, ये देखो 15 बीपीएस रिजर्व रेपो हाइक इन नेक्स्ट वीक आरबीआई एमपीसी मिंट, दिख रहा है सर, ये रिसेंट न्यूज है सर, मिंट पे निकला है। सिटी एक्सपेक्ट्स, मतलब सिटी बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेपो रेट इंक्रीज करेगा। सिटी बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है 15 बीपीएस पॉइंट रिजर्व रेपो हाइक करेगा इन नेक्स्ट वीक आरबीआई का जो मीटिंग है उसमें। ये रिसेंट न्यूज है सर, एकदम रिसेंट न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंशियल न्यूज है। ये 15 बीपीएस का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकते हो सर? 15 बीपीएस का मतलब एक्चुअली बेसिस पॉइंट बोलते हैं इसको, यही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं सर। एक्चुअली क्या होता है, 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट। 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। तो अगर आरबीआई ने बताया 25 बेसिस पॉइंट, तो अगर मानो कि पहले बैंक रेट चल रहा था 7.75, अभी अगर 25 बेसिस पॉइंट में डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यू रेट हो जाएगा 7.50, बिकॉज 100 बेसिस पॉइंट होता है 1% का वैल्यू। तो 25 बेसिस पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.25। 15 बीपीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.15। तो सिटी बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रिवर्स रेपो इंक्रीज कर सकता है 0.15% में, ठीक है, जो सिटी बैंक का एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आरबीआई लेटेस्ट डिसीजंस ले सकता है, ये सिटी बैंक का मानना है। द आउटलियर कॉल फ्रॉम सिटी follows RBI latest decision when it surprised market by setting 7-day reverse repo cutoff by 3.99, 57 basis point higher than the reverse previous cases. तो ये सब न्यूज कैसे समझ में आएगा? अगर आपको सब चीज मालूम हो सर, जब आपको सब चीज पता हो, आप इजीली मार्केट का खबर, बैंकिंग का खबर, बैंकिंग स्टॉक का खबर, सब कुछ समझ सकते हो। क्या रे, नहीं समझ सकते क्या? अरे सर पूरा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा सर, आपको मैं पूरा बता दिया। एक बार मैं आपको नोट्स भी शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्या गो थ्रू हो जाएगा सर आरबीआई? एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा सर। अगर आप लोग आरबीआई इस वीक में अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो मेरा मेन पॉइंट में आरबीआई हो गया, सेबी कर दिया, सीसीआई कर दिया। जिन लोगों का मिस है प्रीवियस लेक्चर्स, आई विल शेयर विद देम। आईआरडीआई या नाबार्ड के बारे में आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। तो तब आपको क्या हो जाएगा सर, ये पूरा बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम जो है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में, फाइनेंशियल वे में सर हर पॉइंट को कवर कर दिया गया यहाँ पर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, सब कुछ बहुत काम आएगा एग्जाम पर्पज में भी। और जब जैसे कि कुछ लोगों का मॉक चल रहा है, जिनका नवंबर में एग्जाम है, तो मॉक टेस्ट में भी हेल्प हो जाएगा। साथ में आपका जो डेली लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, आपका जो डेली फाइनेंशियल नॉलेज एक्सपेक्टेशन चाहिए, वो आपको बूस्ट होगा, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, तभी ना बनोगे सर प्रोफेशनल्स, ठीक है सर। कुछ सवाल है तो करो, आज तो इतना ही है सर, लंबा चर्चा था आरबीआई के बारे में। थक गए होंगे आप लोग, क्या रे, थक गए क्या? अर्पिता, विक्रम, अंजलि, नमिता, बोलो, कान थक गया होगा आप लोगों का। ओके, कोई सवाल है किसी का रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? हाँ सर। नो सर। ओके सर, ठीक है फिर, टाटा सर सबको, बाय सर फिर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर, बाय। ओके सर।